जी जी मेरा नाम मुबशिर हुसैन रहमानी है और मैं आज आपको साइंटिफिक जर्नल की जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है और सिलेक्शन क्राइटेरिया है और इंडेक्सिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं वेब ऑफ साइंस विद मोर एम्फेसिस और स्कोपस के बारे में बताऊंगा। ये एप्लीकेबल है उन जर्नल्स के लिए भी जो ऑलरेडी कई सालों से चल रहे हैं, जैसे आपका हमदर्द का इस्लामिकस जर्नल, और नए जर्नल्स के लिए भी एप्लीकेबल है। और उन जर्नल्स के लिए भी एप्लीकेबल है कि जो ऑलरेडी जिनका इम्पैक्ट फैक्टर आ चुका है और जो काम कर रहे हैं मगर किसी वजह से वो जो है ना इंडेक्सिंग से बाहर आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। हम कोविड-19 का नाम तो सुनते हैं, कोविड-19 रिसर्च का। तो उसमें जब हम देखते हैं तो हमें वैक्सीन्स काफ़ी सारी नज़र आती हैं, फाइज़र भी है, एस्ट्राज़ेनेका भी है। मगर बात ये है कि ये हम जो देखते हैं वो मीडिया पे देखते हैं कि मीडिया पे जो ख़बरें होती हैं या अखबारों में या टीवी न्यूज़ चैनल पे, मगर अगर हम असल रिसर्च की तरफ जाना चाहें तो हम जर्नल्स की तरफ जाएंगे। और अगर हम ये देखना चाहें कि भाई फ़ाइज़र काम कैसे करती है, उसके सैम्पलिंग कैसे हुई है, उसकी टेस्टिंग कैसे हुई है, तो फिर हम अच्छे जर्नल्स की तरफ जाएंगे। उनमें नेचर जर्नल वो है जिसने फ़ाइज़र की रिसर्च को छापा है। इसी तरीके से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका की जो रिसर्च है उसको द लैंसेट जर्नल ने छापा है। अब इसका ज़िक्र करने का मकसद ये है कि ये दोनों जर्नल बहुत ही हाईली रेपुटेड जर्नल्स हैं और इनको इंडेक्स किया है क्लैरिवेट वेब ऑफ साइंस ने। तो इनकी इंडेक्सिंग की वजह से इनकी वर्थ इतनी बड़ी है। और आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेचर जर्नल है उसका इम्पैक्ट फैक्टर 42 है और लैंसेट का 60 है। ये इम्पैक्ट फैक्टर भी बेसिकली क्लैरिवेट वाले इशू करते हैं और इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल की इम्पोर्टेंस और उसकी वर्थ को शो करता है। ये आर्टिकल है बेसिकली नेचर जर्नल में जो छपा है, ये लैंसेट में छपा है। तो दो जो पॉइंट है जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप चूँकि जर्नल को मैनेज कर रहे हैं, तो जर्नल को मैनेज करने के लिए हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा जर्नल दुनिया में सबसे बेहतरीन जर्नल बन जाए, वो हमारी फील्ड के अंदर आला से आला मकाम हासिल करे। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमारा जर्नल टॉप क्वालिटी रिसर्च छापे। जब वो टॉप क्वालिटी रिसर्च छापेगा तो इसका मतलब ये है कि उस जर्नल की जो है इंडेक्सिंग भी आराम से हो जाएगी, उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी इंक्रीज़ होगा और वो दुनिया में मशहूर होगा। मगर उस सारे प्रोसेस के लिए, यानी हाई क्वालिटी पब्लिकेशंस छापने के लिए, बेसिकली हमारे जर्नल के जो प्रोसेस हैं, इंटरनल प्रोसेस हैं, जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है, जो एडिटोरियल प्रोसेस है, वो सारा बहुत ही हाई और एथिकल स्टैंडर्ड्स का होना चाहिए। अगर हमने उसको मेंटेन किया तो हमारी जर्नल की रेपुटेशन इंटरनेशनली बढ़ती चली जाएगी और वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी होगा। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरी मिसाल के ज़रिए से बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड है। अब गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड एक बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी वजारत तालीम के तहत पैसे इशू करना चाहती है यूनिवर्सिटीज़ को, रिसर्चर्स को तफवीज़ करना चाहती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि उनका एक इदारा है साइंस फाउंडेशन आयरलैंड। जैसे हमारा वजारत तालीम होती है, वजारत तालीम के तहत हायर एजुकेशन कमीशन एक सेपरेट बॉडी है, वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। इसी तरीके से आयरलैंड के अंदर साइंस फाउंडेशन आयरलैंड है जो कि तमाम रिसर्च को देखती है और फंडिंग बॉडीज़ को फंडिंग देती है ताकि वो आगे फर्दर साइंटिस्ट को दे सकें, और यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट्स देती है और वही सारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो है ना डायरेक्शंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को। अब ये जो साइंस फाउंडेशन आयरलैंड है, ये जो अपनी रिपोर्ट छापती है उसके अंदर ये स्टैटिस्टिक्स डाटा प्रोवाइड करती है। ये जो डाटा प्रोवाइड करती है इसके अंदर डिफरेंट मैट्रिसेस होते हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। मिसाल के तौर पे आयरलैंड कहाँ रैंक कर रहा है इम्यूनोलॉजी में या कंप्यूटर साइंस में, और साल में उसने कितनी पब्लिकेशंस छापी हैं, और उसकी हाईली साइटेड रिसर्चर्स कितने हैं, और उसके आर्टिकल्स किन वेन्यूज़ में छप रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना साइंस फाउंडेशन आयरलैंड अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में प्रोवाइड करती है। अब ये जितना भी डाटा है ये बेसिकली क्लैरीवैट वाले प्रोवाइड करते हैं। ये क्लैरीवैट वाले वही हैं जो कि वेब ऑफ साइंस को मेंटेन करते हैं। और इसी तरीके से आप ये देख लें कि इनकी रिपोर्ट के अंदर ये अपने आप को कंपेयर करते हैं, आयरलैंड दुनिया में कहाँ रैंक करता है दूसरे कंट्रीज़ के मुकाबले में। तो ये सारा डाटा, ये जो क्रेडिबल डाटा है, ये क्लैरीवैट वेब ऑफ साइंस वाले प्रोवाइड करेंगे। तो दो मिसालों के ज़रिए से हमने समझा कि क्लैरीवैट वाले एक ऐसी बॉडी है जो कि ना सिर्फ जर्नल्स को रेगुलेट कर रही है, इंडेक्स कर रही है, बल्कि वो इम्पैक्ट फैक्टर भी इशू कर रही है, और साथ साथ वो गवर्नमेंट्स को
डाटा प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स अपनी 5 साल की 10 साल की रिसर्च की पॉलिसी, तालीम की पॉलिसी बना सकें और चेक कर सकें कि जितनी फंडिंग वो अप्लाई दे रहे हैं, क्या उस फंडिंग से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या उस फंडिंग से कोई रिटर्न भी आ रहा है, कोई साइंस में तरक्की भी हो रही है कि नहीं हो रही। तो खुलासा इस सारी बात का ये हुआ कि ये जितनी भी रिसर्च है, ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, इसको मैनेज कौन करता है, इसको रेगुलेट कौन करता है। इसी तरीके से जो भी साइंसदान पूरी दुनिया में जो भी रिसर्च कर रहा है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, उसको वेरीफाई कैसे किया जाएगा, उसको पब्लिश कैसे किया जाएगा, इम्पैक्ट फैक्टर कौन इशू करता है, क्लैरिवेट वेब ऑफ साइंस का क्या रोल है इसके अंदर, और हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दुनिया के टॉप क्लास जर्नल हमारी फील्ड के अंदर कौन कौन से हैं और उनमें बेहतरीन साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, और फिर अबव ऑल उनमें ये हाई क्वालिटी साइंटिफिक रिसर्च छपती कैसे है, उनका प्रोसेस सारा कैसा होता है। इस सारी चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो क्लैरिवेट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। क्लैरिवेट का एक पोर्शन है वेब ऑफ साइंस। क्लैरिवेट एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है। बेसिकली इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर, और ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है ये रजिस्टर्ड भी हुई है। इसको पहले ओन करता था थॉमसन रॉयटर्स। थॉमसन रॉयटर्स एक कैनेडियन बेस्ड बहुत बड़ा कंसोर्शियम है मीडिया का, जो कि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस और चैनल्स को चलाता है, और ये जो हमारे जर्नलिस्ट होते हैं और न्यूज़पेपर्स वाले होते हैं उनको उसके बारे में बखूबी इल्म है। तो उससे पहले अब ये एक उससे अलग हो गई और ये एक पब्लिक ट्रेडेड कंपनी बन चुकी है। इनका एक काम है जिसको कहते हैं वेब ऑफ साइंस, यानी एक सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं वेब ऑफ साइंस। और वेब ऑफ साइंस ये करती है कि दुनिया में जितनी भी रिसर्च हो रही है, एकेडमिया में, कॉर्पोरेशंस में, पब्लिशर्स, गवर्नमेंट, उस सारे को मैनेज करते हैं और उनमें ये इंडेक्सिंग प्रोवाइड करते हैं। तो एक काम ये हो गया इंडेक्सिंग का। फिर इनका एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं पुबलॉन्स। पुबलॉन्स ये रिसेंटली स्टार्टेड प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर ये क्या करते हैं कि पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है, पीयर रिव्यू प्रोसेस को ये एक्नॉलेज करते हैं, और इसके तहत आप जो भी रिव्यू करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी जो सबमिशन साइट्स होती हैं वहाँ से इस वेबसाइट पे आपके प्रोफाइल पे आ जाता है, चाहे आपने जितने भी आर्टिकल्स को एडिटोरियल तौर पे हैंडल किया हो या आपने रिव्यूज़ किए, वो सारी स्टैटिस्टिक्स ये मेंटेन करता है। इसी तरीके से एक और प्लेटफॉर्म को क्लैरिवेट वाले मेंटेन करते हैं जिसको कहते हैं स्कॉलर वन। स्कॉलर वन बेसिकली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपने जर्नल को की जो सबमिशन प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर सकें, उसको रेगुलेट कर सकें। हमें पाकिस्तान में बहुत इशू ये होता है कि हम कोई स्टैंडर्ड सबमिशन, जर्नल सबमिशन पोर्टल यूज़ नहीं करते, जबकि अगर हम बड़े बड़े पब्लिशर्स को देखें जैसे IEEE वगैरह, तो वो बाकायदा स्कॉलर वन से ख़रीदते हैं ये सबमिशन पोर्टल, और उसके जी आप आवाज़ कुछ आ रही थी। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो स्कॉलर वन बेसिकली ये अलाउ करता है कि आप अपने जर्नल को उसके साथ लिंक करें, और जितनी भी सबमिशंस हों, पेपर सबमिट हों, वो स्कॉलर वन के थ्रू हों। स्कॉलर वन के अंदर फिर आप एडिटर्स को भी मैनेज कर सकते हैं, एरिया एडिटर्स को भी, एडिटर इन चीफ को भी। आप इवन ये भी चेक कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिविलेजेस हैं कि कौन सा एडिटर किस वक्त लॉगिन हुआ, कौन सा रिव्यूअर किस वक्त लॉगिन हुआ, उसने अपना रिव्यू सेव किया है कि नहीं किया, और ऑडिट वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो स्कॉलर वन बहुत ही ज़्यादा आपको फाइन ग्रेन कंट्रोल प्रोवाइड करता है आपके इस पूरे सबमिशन प्रोसेस के अंदर, जिसके तहत आप आराम से बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्लैरिवेट जर्नल साइटेशन रिपोर्ट इशू करता है हर साल। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट ये होती है कि उसके अंदर आप इम्पैक्ट फैक्टर अनाउंस करते हैं हर साल। इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल की रेपुटेशन के बारे में बताता है, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज मैट्रिक है। अगर हम पूरी दुनिया को देखें, पूरी दुनिया के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उसके बेसिस पे जर्नल्स को क्लासीफाई किया जाता है। डेफिनेटली इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर कुछ खामियां भी हैं, मगर अभी भी इसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज किया जाता है, और इसके तहत बहुत सारे डिसीजन क्राइटेरिया मेंटेन किए जाते हैं। इसके बाद जो इमर्जिंग साइंस ट्रेंड्स हैं, अगर आप देखना चाहें कि इस वक्त कौन सी साइंस ट्रेंड्स चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे चाइना इस वक्त
किन किन साइंटिफिक एरियाज़ पे फोकस कर रहा है, अमेरिका किन एरियाज़ पे फोकस कर रहा है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो ये आप ESI एसेंशियल साइंस इंडिकेटर के तहत एनालाइज कर सकते हैं और फिर अपनी पॉलिसी को मुरतब कर सकते हैं। ये भी क्लैरीवेट इसको ओन करती है और इसको चलाती है। इसके अलावा क्लैरीवेट हर साल हाईली साइटेड रिसर्चर्स की लिस्ट अनाउंस करती है। ये दुनिया के टॉप 1% रिसर्चर्स होते हैं अपनी फील्ड के अंदर, उनकी लिस्ट अनाउंस करती है। इसके अलावा साइटेशन लॉरिएट्स की लिस्ट अनाउंस करती है कि कौन कौन से साइंटिस्ट और रिसर्चर हैं जो कि इस साल नोबेल प्राइज़ विन करेंगे, और वो विन भी करते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा क्लैरीवेट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, क्लैरीवेट की मैंने आपको इंट्रोडक्शन इस बात से बताया क्योंकि हम ये क्लैरीवेट जो वेब ऑफ साइंस है, ये बेसिकली पब्लिशर न्यूट्रल है, यानी इसका किसी पब्लिशर से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि हम एल्सेवियर, जब हम स्कोपस की बात करते हैं, वो पब्लिशर ओन्ड है। एल्सेवियर एक पब्लिशर है जो कि इंडेक्सिंग करता है स्कोपस के तहत, तो उसकी उतनी वर्थ नहीं होगी। क्लैरीवेट की वर्थ ज़्यादा होगी क्योंकि ये पब्लिशर न्यूट्रल है, ये अपने आप को किसी पब्लिशर के साथ एसोसिएट नहीं करता। तमाम पब्लिशर्स इसके पास आते हैं और इसकी कोई स्टेक्स नहीं है पब्लिशर्स के साथ, इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पब्लिशर के साथ। तो इनकी जो सेलिंग पॉइंट है वो ये कहते हैं कि हम पब्लिशर न्यूट्रल हैं। और ये एक तरह की रेगुलेटरी बॉडी है क्लैरीवेट। जैसे कि मीडिया के अंदर हमारे पास पाकिस्तान पैमरा है, या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर PTA है जो कि तमाम टेलीकम्युनिकेशन को रेगुलेट करती है। इस तरह से अगर पूरी दुनिया की रिसर्च को रेगुलेट करने की बात करें तो क्लैरीवेट है जो कि पूरी दुनिया की रिसर्च को रेगुलेट करती है, और रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ कि किसी भी जर्नल को इंडेक्स कर सकती है, किसी को भी इंडेक्सिंग से निकाल सकती है, वगैरह वगैरह। जर्नल साइटेशन रिपोर्ट क्लैरीवेट मेंटेन करती है। क्लैरीवेट के पास जो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट है उसके अंदर अभी तो 20,000 के ऊपर जर्नल हो गए हैं, क्योंकि एक और इंडेक्सिंग उनके अंदर इंक्लूड कर दी है, मगर इन एसेंस उसके अंदर तकरीबन 12,000 से ऊपर जर्नल्स हैं, अराउंड 22 डिसिप्लिन्स, साइंटिफिक डिसिप्लिन्स। और ये टॉप क्लास के जर्नल्स हैं, फिर इनको डिसिप्लिन वाइज रैंक किया जाता है। ये जो वेब ऑफ साइंस है, ये बेसिकली इन जर्नल्स को ना सिर्फ ये कि मॉनिटर करती है, बल्कि अपनी इंडेक्सिंग के अंदर JCR के अंदर से एक्सक्लूड भी कर सकती है अगर वो प्रीडेटरी बिहेवियर देखे जर्नल के अंदर। मिसाल के तौर पे कोई गलत किस्म की पब्लिकेशंस हो रही हैं, या एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा, या एबनॉर्मल साइटेशन एक्टिविटी है जर्नल का इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए, तो जो है वो उसको भी मॉनिटर करते हैं। और उनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा फाइन ग्रेन्ड होती है, बहुत डिटेल होती है, और उसके तहत वो डिसीजन ले रहे होते हैं। साइटेशंस आपको पता ही होगा, इसमें थोड़ा बेसिक डाटा भी है। अगर आप कहते हैं तो मैं इस बेसिक डाटा को स्किप कर देता हूँ, आप क्या कहते हैं? कंटिन्यू करें जर्नल सब कंसाइज बात करते हुए, रेफर करते हुए। जी, ठीक है, ठीक है। तो साइटेशन बेसिकली जब भी हम कोई रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करते हैं तो उस आर्टिकल को कोई दूसरा आर्टिकल रेफरेंस करता है तो उसका हम साइटेशन कहते हैं। ये बिब्लियोमेट्रिक्स की ब्रांच कहलाती है, और इसके अंदर हम साइंटिफिक जो पब्लिकेशंस हो रही हैं उनके मैट्रिक्स को चेक करते हैं, और किसी भी साइंटिस्ट की काम को हम इन साइटेशंस के ज़रिए से इवेलुएट कर सकते हैं। ये भी एक मैट्रिक है। इसके अलावा इम्पैक्ट फैक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, इम्पैक्ट फैक्टर किसी भी जर्नल की क्वालिटी को शो करता है, और इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल साइटेशन रिपोर्ट के तहत इशू होता है, और इसको ओन करता है क्लैरीवेट वेब ऑफ साइंस। इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कैसे होता है, यहाँ पे एक मैंने जर्नल मेंशन किया है, IEEE कम्युनिकेशंस सर्वेज एंड ट्यूटोरियल। इस इम्पैक्ट फैक्टर का सन 2019 के अंदर इम्पैक्ट फैक्टर 23.7 था। तो साल में जितने आर्टिकल्स इसने पब्लिश किए, और पिछले 2 साल के अंदर उन आर्टिकल्स को जितना साइट किया गया दूसरे जर्नल्स ने, इसका रेशियो ले लेते हैं तो हमारे पास इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये पिछले 2 साल के अंदर 230 आर्टिकल इस जर्नल ने छापे, यानी 2017 और 2018 के अंदर इस जर्नल ने 2 साल के अंदर 230 आर्टिकल्स छापे, और पिछले 2 सालों के अंदर इन 230 आर्टिकल्स को 5,451 दूसरे आर्टिकल्स ने साइट किया, दूसरे जर्नल्स ने साइट किया। तो हम इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास 23.7 आ जाएगा। इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 23.7 हो गया। ये अब आप देखते हैं कि एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। हम अपने जर्नल की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इम्पैक्ट फैक्टर को बढ़ाने के लिए 2 पैरामीटर्स के साथ प्ले कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इसकी साइटेशंस बढ़ाएं, दूसरा ये
कि हम इसकी नंबर ऑफ एनुअल जो पब्लिकेशंस हैं उसको डिक्रीज़ करें। अगर हम मेंटेन रखेंगे और बहुत ही सेलेक्टिव आर्टिकल्स को पब्लिश करेंगे अपने जर्नल के अंदर, मिसाल के तौर पे जो एक्सेप्टेंस रेशियो हम 10% रखते हैं या 20% रखते हैं, 1000 आर्टिकल साल में हमारे पास जमा हुए, हमने सिर्फ 100 या 200 एक्सेप्ट किए, पब्लिश किए, तो हमारा जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होगा, कम होगा, और हम बहुत कम आर्टिकल पब्लिश करेंगे। जब हम कम आर्टिकल क्वालिटी वाले पब्लिश करेंगे तो इससे हमारा इम्पैक्ट फैक्टर रेस होगा। इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसी रिसर्च पब्लिश कर रहे हैं जो कि रिमार्केबल है और दुनिया उसको जानती है और मानती है, तो भी हमारा जर्नल की साइटेशंस बढ़ेंगी और हमारा इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ सकता है। अब बहुत सारे जर्नल्स जो कि जिनकी कोशिश ये होती है कि आर्टिफिशियली तौर पे वो इस इम्पैक्ट फैक्टर को मैनिपुलेट करें, वो क्या करते हैं, वो नंबर ऑफ पब्लिकेशंस बढ़ा देते हैं। वो ये समझते हैं कि जितने ज़्यादा आर्टिकल वो जर्नल में पब्लिश करेंगे उतने ज़्यादा वो पब्लिसाइज होंगे और उतनी ज़्यादा उनकी साइटेशंस होंगी, मगर ऐसा होता नहीं है। तो आपको एक कंट्रोल रखना पड़ता है बहुत ही इंटेलिजेंटली कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपने एनुअली पब्लिश करने हैं अपने इशूज़ के अंदर। इस तरीके से बहुत सारे जर्नल्स ये करते हैं कि ऑथर्स को कहते हैं कि भाई आप हमारे जर्नल को साइट करें। अब ये जो एक्टिविटी है ये थॉमसन रॉयटर्स की वेब ऑफ साइंस या क्लैरिवेट वेब ऑफ साइंस, ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर इस तरह की कोई माल प्रैक्टिस वो पकड़ी जाती है तो वो जर्नल को फिर बैन कर देते हैं और अपनी इंडेक्सिंग से निकाल देते हैं। तो हमने इस प्रैक्टिस को भी जो भी जर्नल ये प्रैक्टिस करेगा वो फिर उनकी नज़रों में आ जाता है और फिर वो इंडेक्सिंग से बाहर हो जाता है और उसकी रेपुटेशन भी ख़राब हो जाती है। तो ये तो इम्पैक्ट फैक्टर से मुताल्लिक था। इसके अलावा दूसरे मैट्रिसेस भी होते हैं जिनको हम ऑल्ट मैट्रिसेस कहते हैं, और ये बेसिकली मिसाल के तौर पे कोई भी आपने जर्नल में आर्टिकल छापा, वो उसको कितनी ट्वीट्स मिली, वो कितना विकीपीडिया पेजेस पे साइट हुआ, कितनी फेसबुक पेजेस पे साइट हुआ, ये एक दूसरा क्राइटेरिया है जो कि लोग यूज़ करते हैं, मगर डेफिनेटली ये इम्पैक्ट फैक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया है रिकॉग्नाइज, वो इम्पैक्ट फैक्टर ही है। अब ये जो जर्नल साइटेशंस रिपोर्ट है रैंकिंग ऑफ जर्नल्स की, ये बेसिकली शो करती है कि दुनिया के टॉप क्वालिटी के जर्नल्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे जस्ट मैं दुनिया के तमाम जर्नल्स, अगर 19,000 20,000 जर्नल्स को हम एक जगह जमा कर लें, तो उनमें जो पहला जर्नल है जो सबसे ज़्यादा जिसका हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर है वो CA कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियंस है। फिर सेकंड है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। फिर नेचर का रिव्यूज़ मटेरियल है। आप देख सकते हैं कि इनका इम्पैक्ट फैक्टर 292, 74, 71 बहुत ही हाई इम्पैक्ट फैक्टर है। और ये एक कंबाइंड लिस्ट है, यानी हर डिसिप्लिन की है इसके अंदर। यानी हमने डिसिप्लिन स्पेसिफिक लिस्ट मेंशन नहीं की हुई, तमाम डिसिप्लिन के जर्नल्स को मेंशन कर दिया ऑल टुगेदर। तो इन जर्नल्स के अंदर पब्लिश करना तो ऐसा है कि आप 5-5 साल 10-10 साल रिसर्च करते हैं, फिर जाके कोई एक आर्टिकल इनमें पब्लिश कर पाते हैं, और ये दुनिया के वेल रिकॉग्नाइज्ड वेल नोन जर्नल्स हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि कोविड-19 की वैक्सीन से मुतालिक जो रिसर्च है वो लैंसेट के अंदर छपी है, लैंसेट का इम्पैक्ट फैक्टर 60 है। इसी तरह नेचर के अंदर छपी है जो कि बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं। मैं थोड़ा सा क्विकली आपको बता दूं कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक जर्नल्स हैं, जैसे फार्माकोलॉजी है या फार्मेसी है, इनके टॉप क्वालिटी जर्नल्स ये हैं। इसी तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग के जर्नल्स कुछ ये हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के कुछ जर्नल्स ये हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये डोमेन स्पेसिफिक लिस्ट है जर्नल्स की। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रहा हूँ तो मैं ओवरऑल अपने आप को उन जर्नल्स के साथ कंपेयर नहीं करूँगा, बल्कि अपने स्पेसिफिक डोमेन के साथ कंपेयर करूँगा। अब हमदर्द का ये जो जर्नल है, तो पहले ये डिसाइड करना है कि ये किस डिसिप्लिन के अंदर आता है, और फिर उस डिसिप्लिन के साथ हम अपने आप को कंपेयर करेंगे। हम उसको नेचर के साथ या लैंसेट के साथ कंपेयर नहीं करेंगे हमदर्द जर्नल को, हम अपने डोमेन स्पेसिफिक फील्ड के साथ उसको कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से माइक्रोबायोलॉजी के ये कुछ टॉप रैंक जर्नल्स हैं, और वायरोलॉजी के हैं, और लॉ से मुताल्लिक हैं, जैसे हार्वर्ड लॉ रिव्यू है। अब देखें, अगर वायरोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे इम्पैक्ट फैक्टर 30-35 इतना तक जा रहा है, जबकि अगर लॉ के जर्नल्स की रैंकिंग निकालें तो लॉ का जो पहला रैंक नंबर 1 जर्नल है उसका 7 इम्पैक्ट फैक्टर है। तो यहाँ से हमने एक और बात ये डिड्यूस की कि हम कभी भी किसी भी जर्नल को किसी दूसरी कैटेगरी के जर्नल के साथ कंपेयर नहीं करेंगे, बल्कि उस कैटेगरी के जर्नल के अंदर ही कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर लॉ के जर्नल्स हैं तो लॉ के जर्नल्स के साथ ही कंपेयर किया जाएगा, उसको बायोलॉजी
या माइक्रोबायोलॉजी या वायरोलॉजी के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा, वो कंपैरिजन इम्पैक्ट फैक्टर का मुनासिब नहीं होगा। Excuse me, डॉक्टर साहब, ये तो आप फरमा रहे हैं कि you compare journal with your own category of the journal ना, तो we can achieve more impact factor ना, मतलब ये कोई कैपिंग तो नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर लॉ का कोई जर्नल है, वो 7.13 से भी तो आगे जा सकता है। तो अगर हम जी जी बिल्कुल। बेंचमार्क बनाएं, हम कहें कि हमें जो है ना वो एक है जो 30 इम्पैक्ट फैक्टर रखता है, उसको बेंचमार्क बनाकर उसको अचीव करने की कोशिश करें। कांट बी कंपेयर्ड। जी असल में ये जो इम्पैक्ट फैक्टर है, ये हर साल चेंज होते हैं, हर साल नई लिस्ट आती है। और डेफिनेटली अगर लॉ के जर्नल्स, लॉ में कोई ऐसी रिसर्च आ जाती है जो कि उस डिसिप्लिन से हट के और डिसिप्लिन में भी जा रही है और वो एक्सट्रीमली आगे बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इस इम्पैक्ट फैक्टर को आगे क्रॉस भी कर सकते हैं, बल्कि क्रॉस होते हैं। मगर मिसाल के तौर पे लॉ में जो टोटल जर्नल है पूरी दुनिया के अंदर, वो हमारे पास 200 जर्नल्स हैं। और वायरोलॉजी में या इम्यूनोलॉजी के अंदर या मेडिकल साइंसेज के अंदर हमारे पास 8000 जर्नल्स हैं। ठीक है, तो अब 200 जर्नल्स, एक फील्ड ही बहुत छोटी है, लॉ की फील्ड, रिसर्च बहुत छोटी है साइंटिफिकली, और मेडिसिन की फील्ड बहुत बड़ी है, तो वो चीज़ भी मैटर करती है। इस वास्ते हम ये नहीं कह सकते कि मेडिसिन का जो हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर है, हम लॉ वाले उसको अचीव करेंगे या उसको हम बेंचमार्क बना सकते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन भी तो हमारा छोटा होगा ना। मेरी बात समझ रहे हैं? प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन अचीवेबल और डिफिकल्ट है बिकॉज़ आपकी डोमेन छोटी है, तो आपकी जी एग्जैक्टली। साइंटिफिक कम है। जी एग्जैक्टली, इसकी मिसाल इस तरह समझ लें कि नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ वो आपका फिजिक्स में होता है, और जो है मेडिसिन के अंदर होता है, मगर कंप्यूटर साइंस के अंदर नहीं होता, क्योंकि कंप्यूटर साइंस को वो बहुत ही छोटी सी फील्ड तस्वुर करते हैं फिजिक्स के मुकाबले में और उनके मुकाबले में, तो वो नोबेल प्राइज़ में नहीं मिलता। इसी तरीके से कंप्यूटर साइंस को अभी कुछ अरसे पहले ही क्लैरीवेट वालों ने रिकॉग्नाइज किया है एज अ डिसिप्लिन, यानी वो डिसिप्लिन भी इसको नहीं मानते थे, क्योंकि अगर आप वाकई जाके देखेंगे मेडिसिन को या और दूसरी फील्ड्स को जो बेसिक साइंसेज हैं, उनके मुकाबले में तो कंप्यूटर साइंस ने अभी कुछ पजीराई हासिल करना शुरू की है और अभी उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से ये हमारा इम्पैक्ट फैक्टर मैटर कर रहा होता है और रिसर्च मैटर कर रही होती है। अच्छा, अब जो कंप्यूटर साइंस है उसमें तो बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, IEEE, एल्सेवियर, स्प्रिंगर, वाइली। तो ये हर पब्लिशर बेसिकली डिफरेंट नंबर ऑफ जर्नल्स को मैनेज कर रहा होता है। मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ, तो इस वास्ते मैं आपको उसका रेफरेंस के तहत बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो IEEE एक पब्लिशर है, वो 200 के करीब जर्नल्स को मैनेज करता है, 200 जर्नल्स IEEE। जबकि एल्सेवियर है, उसके बाद टोटल जो जर्नल्स हैं वो 2500 के करीब जर्नल्स को मैनेज करता है। ठीक है, डिफरेंट डिसिप्लिन के अंदर। जबकि वाइली जो पब्लिशर है वो 1400 जर्नल्स को, जबकि ACM 50 जर्नल्स को। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये IEEE, मैं ये कंप्यूटर साइंस के डोमेन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के डोमेन के अंदर IEEE इतना ज़्यादा आगे क्यों बढ़ गया, जबकि और भी तो पब्लिशर्स हैं, उनके पास भी बड़ी रिसोर्सेज हैं और वो बहुत सारे जर्नल्स को मैनेज कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि IEEE इन जनरल जो है ना फोकस कर रहा होता है क्वालिटी पे, और उनके जो एडिटोरियल प्रोसेसेस हैं वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट हैं और बहुत ज़्यादा एथिकल प्रैक्टिसेस को वो फॉलो कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे उनका एडिटर इन चीफ हर 2 साल बाद चेंज होता है, जबकि एल्सेवियर के अंदर एडिटर इन चीफ बन गया तो अब जब तक उसका इंतकाल ना हो जाए वो हटेगा नहीं। ठीक है, तो यानी समझ रहे हैं, जब आप एडिटर इन चीफ नहीं चेंज करते, एडिटर इन चीफ आपका चेंज नहीं हो रहा, तो वो एक पॉलिसी लेके चल रहा होता है और फिर वो रिसर्च स्टेगनेंट हो जाती है, क्वालिटी स्टेगनेंट हो जाती है। तो IEEE के अंदर ये पॉलिसी होती है कि आप एडिटर इन चीफ को चेंज रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एडिटर्स को आप कर रहे हो। लाजमी नहीं है कि एडिटर चेंज करने से आपकी क्वालिटी जो है ना बढ़ जाए, आप एडिटर इन चीफ को भी रखें, मगर जो पॉलिसीज होती हैं, जो इन हाउस स्टाफ की जो एडिटोरियल प्रोसेस होते हैं, उनको अगर हम क्वालिटी वाइज कर लें, उनको ट्रांसपेरेंट कर लें, तो हमारा जर्नल उस लेवल तक पहुंच सकता है। तो ये IEEE की अगर हम बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन के डोमेन के अंदर, अगर टेलीकम्युनिकेशन के 80 जर्नल्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन डोमेन के अंदर टोटल 80 जर्नल्स हैं, उन 80 जर्नल्स के अंदर
जो टॉप 25 जर्नल्स हैं उनमें टॉप 21 जर्नल्स IEEE ओन करता है। तो इस वास्ते IEEE दुनिया में होने वाली जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन में रिसर्च है, इंटरनेट पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ब्लॉकचेन पे, उन सबको उसमें उसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड है। ये कुछ और मैंने रैंकिंग मेंशन की है कि क्यों IEEE इतना ज़्यादा डोमिनेंट है रिसर्च के अंदर, कंप्यूटर साइंस और टेलीकम्युनिकेशन के डोमेन के अंदर। और फिर ये कुछ जर्नल्स हैं जो कि टॉप रैंक जर्नल्स हैं टेलीकॉम के। अब इसमें जो पहला रैंक नंबर 1 जर्नल है वो IEEE कम्युनिकेशन सर्वेज एंड ट्यूटोरियल है। इसका इम्पैक्ट फैक्टर 2019 में 23.7 था, अभी 2020 के अंदर 25.2 हो गया है और ये रैंक नंबर 1 जर्नल है। फिर सेकंड नंबर जर्नल है IEEE जर्नल ऑन सेलेक्टेड एरियाज इन कम्युनिकेशन, फिर डिफरेंट मैगजीन्स हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पहला जर्नल है, इन तमाम जर्नल्स के अंदर, इनके बोर्ड्स के अंदर IEEE कम्युनिकेशन सर्वेज एंड ट्यूटोरियल का मैं एरिया एडिटर हूँ। अल्लाह पाक ने ये मुझे सादत दी है। और जब मैं पाकिस्तान में था 2015 के अंदर, इस जर्नल ने मुझे एग्जाम्पलरी एडिटर का अवार्ड दिया था, यानी इनके जो जितने भी एडिटर्स हैं उनमें से सबसे बेहतरीन एडिटर का अवार्ड। इस तरीके से IEEE जर्नल ऑन सेलेक्टेड एरियाज इन कम्युनिकेशन के अंदर भी मेरी इन्वॉल्वमेंट है। कम्युनिकेशन मैगजीन्स के अंदर मैं 5 साल तक एडिटर के तौर पे, टेक्निकल एडिटर के तौर पे रहा हूँ और उसके बाद अब मैं यहाँ पे कॉलम एडिटर हूँ बुक रिव्यूज़ का। यानी जितनी भी बुक्स टेलीकॉम में या कंप्यूटर साइंस में छपती हैं दुनिया के अंदर, उनको मैं रिव्यू करके उस पर कॉलम लिखता हूँ कि ये बुक कैसी है और इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, और फिर वो कॉलम बाकायदा इस मैगजीन के अंदर छपते हैं। इस तरीके से और भी एडिटोरियल एक्टिविटीज़ है मेरी, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था। अच्छा, साइंटिफिक पब्लिकेशन प्रोसेस जो पीयर रिव्यू होता है, वो आप सबको मालूम है कि पीयर रिव्यू अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो उससे जो टेक्निकल काम हमारा जर्नल पब्लिश कर रहा होगा वो उसकी वर्थ होगी। अगर पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम है या उसके अंदर हम इंटरफेयर कर रहे हैं एज एडिटोरियल बोर्ड ऑफिस के, एडिटोरियल ऑफिस के, तो फिर पीयर रिव्यू प्रोसेस को हम बाईपास कर रहे होंगे और फिर जो उससे आउटपुट आएगी रिसर्च की वो मुनासिब नहीं होगी। मिसाल के तौर पे एडिटोरियल ऑफिस, कोई कोई पेपर आते हैं, एडिटोरियल ऑफिस या एडिटोरियल ऑफिस स्टाफ कहता है कि यार ये पेपर तो मैंने एक्सेप्ट करवाना है, तो मैं ऐसे रिव्यूअर्स को देता हूँ जो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो बंदा एडिटोरियल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है उसको पता होता है कि कौन सा रिव्यूअर है जिसको मैं दूंगा वो रिजेक्ट करेगा, कौन सा रिव्यूअर है जिसको मैं दूंगा एक्सेप्ट करेगा। ये आप एक्सपीरियंस के साथ आपके पास ये नॉलेज आ जाती है। अगर वो इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली वो साइंस के साथ ज्यादती करेंगे, क्योंकि ये इथिकल नहीं है, मुनासिब नहीं है कि इस तरीके से हम विदाउट मेरिट किसी आर्टिकल को फेवर दें या पब्लिश करें। जो भी आर्टिकल हमारा पब्लिश हो, ये हमारी दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसमें ये देखें कि उसमें कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। उसमें ये ना देखें कि ये फ़लाँ मुल्क का है या ये मुसलमान है या ये नॉन मुस्लिम है, ये चीज़ें ना देखें, बल्कि ये देखें कि उसमें साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है और उसके हिसाब से फीडबैक दें। इसी तरीके से साइंटिफिक जो पीयर रिव्यू प्रोसेस है वो काफ़ी सारे किस्म का हो सकता है। तो जर्नल वालों ने ये डिसाइड करना है कि हमने अपना पीयर रिव्यू प्रोसेस कैसा रखना है। सिंगल ब्लाइंड रखना है, डबल ब्लाइंड रखना है, हमने ऑथर्स के नाम विजिबल करने हैं रिव्यूअर्स को, या एडिटर के नाम विजिबल करने हैं, या ऑथर्स के नाम इनविजिबल हों। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। तो आप की जर्नल की पॉलिसी होनी चाहिए कि वो क्लियरली मेंशन करे कि कौन सा रिव्यू प्रोसेस वो यूज़ करेंगे और उसको थ्रू आउट उसको फॉलो भी करें, उसके जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें। अच्छा, जो टिपिकल प्रोसेस होता है पीयर रिव्यू प्रोसेस, कोई भी ऑथर एक आर्टिकल लिखता है, उसको जर्नल में सबमिट किया जाता है, एडिटोरियल ऑफिस को इवेलुएट करता है, कुछ चीज़ें चेक करता है, उसके टेम्पलेट वगैरह, फिर वो एडिटर इन चीफ के पास इवेलुएशन के लिए भेजा जाता है। फिर वो एडिटर इन चीफ उसको कंसर्न एरिया एडिटर को या एसोसिएट एडिटर को असाइन करता है, फिर वो उसको हैंडल करता है पीयर रिव्यू प्रोसेस को। फिर पीयर रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर एसोसिएट एडिटर उस पर डिसीजन मेक करता है और फिर वो कम्युनिकेट किया जाता है ऑथर्स को। अब यहाँ पे हर स्टेप के अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि कम्युनिटी में वेल इस्टेब्लिश हैं। अगर हम उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे अपने जर्नल के अंदर, तो उससे होगा ये कि हमारे जर्नल की रेपुटेशन ख़राब होगी। फॉर द टाइम बीइंग हम उससे कुछ इंसेंटिव ले सकेंगे कि हमारे कुछ आर्टिकल पब्लिश हो जाएंगे जर्नल के अंदर, मगर लॉन्ग टर्म के अंदर वो डिज़ास्टर होगा हमारी जर्नल की रेपुटेशन के लिए। और इन सारे प्रोसेस के अंदर ये तो एक मैंने स्टैंडर्ड पीयर रिव्यू प्रोसेस का साइकिल आपको शेयर किया है।
मगर इसके अंदर और फर्दर डिटेल है। अब कुछ जर्नल्स के अंदर आपने ऑब्जर्व करना है कि आपने कौन सा पाथ को फॉलो करना है, और उसके तहत फिर आपने अपनी पीयर रिव्यू प्रोसेस को कंडक्ट करवाना है। मिसाल के तौर पे आपने एक हिरार्की बनानी है कि हमारे जर्नल के अंदर एडिटर इन चीफ है, फिर उसके नीचे एसोसिएट एडिटर्स होंगे और फिर रिव्यूअर्स होंगे। ये एक हिरार्की है। दूसरी हिरार्की ये है कि एडिटर इन चीफ होगा, उसके नीचे एसोसिएट एडिटर इन चीफ होंगे, उसके नीचे एरिया एडिटर्स होंगे, उसके नीचे एसोसिएट एडिटर्स होंगे। ये एक दूसरी हिरार्की है। तो डिफरेंट पब्लिशर्स डिफरेंट हिरार्कीज को फॉलो कर रहे होते हैं इस सारे पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर। तो हमने अपनी हिरार्की जो एडिटोरियल बोर्ड की है, जो जर्नल की है, वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन करनी है। मैं इस बात से ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने जर्नल को भेजेंगे वेब ऑफ साइंस के पास या स्कोपस के पास, तो ये सारे प्रोसेसेस को वो नोट करते हैं और इसके बेसिस पे वो डिसीजन लेते हैं। वो मैं भी कुछ अगली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। तो पीयर रिव्यू प्रोसेस के अंदर बेसिकली एडिटर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिव्यूअर्स की भी है, ऑथर्स की भी है। और जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं वो दो तरीके से पब्लिश किए जा सकते हैं। एक सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये जो पीयर रिव्यू प्रोसेस आपने बताया था, इसकी जो आपने फ्लो चार्ट दिया है, इसको काइंडली अगर आप थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आवर बोथ जर्नल्स ना, बिकॉज ये तो एक जर्नल है, जर्नल फॉर्मेट है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है वेब ऑफ साइंस में और एसक्यूएल में, स्कोपस में, ये हायरार्की कम से कम मेंटेन हो, मिनिमम स्टैंडर्ड कम से कम ये हायरार्की मेंटेन हो। फिर उसके अंदर और वो चेक करते हैं कि कहीं कोई दो नंबरी तो नहीं हो रही, कहीं उसको डिसओबे तो नहीं किया जा रहा। ये चीज़ें वो फिर चेक करते हैं। मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा, आगे वो पूरा एवेल्युएशन क्राइटेरिया आएगा, फिर आप उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, साइंटिफिक जर्नल्स दो तरीके से पब्लिश किए जा सकते हैं। एक ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस के अंदर क्या होगा कि आपका आर्टिकल पब्लिक को अवेलेबल होगा, मगर ऑथर्स उसके पैसे देंगे। अब बहुत सारे पब्लिशर्स 1500 यूरो, 1500 यूएस डॉलर एक आर्टिकल पब्लिश करने के लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है। अब ये ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं, बेसिकली मेरी राय के मुताबिक हमें ओपन एक्सेस जर्नल्स की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं आपको मिसाल देके समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन ये कहती है कि आप 3 साल के अंदर एक आर्टिकल ISI इंडेक्स आर्टिकल पब्लिश कर लें इम्पैक्ट फैक्टर वाला, आपको PhD की डिग्री अवार्ड हो जाएगी। ठीक है। अब अगर वो बंदा मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस के अंदर डोमेन के अंदर PhD कर रहा है, तो उसके पास कंप्यूटर साइंस के अंदर 100 जर्नल्स हैं। 100 जर्नल्स में रैंक नंबर 1 जर्नल भी है, रैंक नंबर 2, 3, 4, 100 की पूरी रैंकिंग लिस्ट है। और HEC ये कहता है कि मैं तमाम जर्नल्स को एक ही वेट देता हूँ, मैं तमाम जर्नल्स को एक ही नज़र से देखता हूँ। अगर एक जर्नल है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 25 है, उसको भी उसी नज़रों से देखेंगे, और एक जर्नल जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 1 है या 0.5 है, उसको भी एक ही नज़र से HEC देखता है। अब शॉर्ट पाथ लेते हुए एक बंदा, एक PhD स्कॉलर क्या करता है, वो जो है ना 0.5 इम्पैक्ट फैक्टर में छाप लेता है, एक आर्टिकल पब्लिश कर लेता है और उसको PhD की डिग्री अवार्ड हो जाती है। जबकि एक दूसरा रिसर्चर PhD स्कॉलर वो कोशिश करता है कि टॉप रैंक जर्नल में छापे जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 20 है, वो छाप ही नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे छापना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अब उसको PhD की डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो अब ये कुछ फ्लॉज हैं हमारी पॉलिसीज के अंदर। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा मैं, इंटरनेशनली और मुल्क ममालिक के अंदर भी हैं। मगर जैसे आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि क्योंकि HEC तमाम जर्नल्स को एक ही नज़र से देख रहा है, उसके नज़दीक कोई जर्नल्स की रेपुटेशन नहीं है, कोई इम्पैक्ट फैक्टर को काउंट नहीं कर रहा, तो इस वास्ते लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब बहुत सारे जर्नल HEC ने तो कैटेगरीज बनाई है ना। जी, मैं उन्हीं कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। आपकी कोई भी कैटेगरीज हो जो टॉप की कैटेगरीज हैं, अगर आप उनमें उनको डिस्टिंग नहीं करता है HEC। कैटेगरीज बनाई YXW जो है, आई नो कि इम्पैक्ट फैक्टर के लिहाज से HEC डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, लेकिन कैटेगरी वाइज तो कम से कम कर रहा है कि अगर वो कह रहा है कि बाय एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इट मींस सर्टेन इम्पैक्ट फैक्टर को तो उसने डिस्करेज कर दिया, और वो X पे तो आपको आना पड़ेगा। तो अगर HEC फॉर PhD कर रहा है, तो ये इजंट नॉट सैटिस्फैक्टरी या नहीं, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि सबसे पहले क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए HEC ने कहा था कि हम वेब ऑफ साइंस, थॉमसन रॉयटर्स की इंडेक्स जर्नल्स को काउंट करेंगे। तो अब उन जर्नल के अंदर
पहली तो ये एक्सेप्टेबिलिटी करवाना था कि यार हम ऐसे जर्नल्स की तरफ जाएं जिनका इम्पैक्ट फैक्टर हो। जब हम उस तरफ चले गए तो अब उसके अंदर एक जर्नल है जिसका 20 इम्पैक्ट फैक्टर भी है, एक जर्नल जिसका 0.5 भी इम्पैक्ट फैक्टर है। तो लोग 0.51 इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ चले गए और डिग्रीज उन्होंने लेनी शुरू कर दी, पब्लिकेशन करनी शुरू कर दी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि HEC उस पर कोई उसने कैटेगरी तो बना दी, ठीक है, WXY कैटेगरीज तो बना दी, मगर उसके साथ किसी चीज़ को एसोसिएट नहीं किया। अब जो सबसे लोअर कैटेगरी है वो तो उन जर्नल्स की है जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि वेब ऑफ साइंस के साथ इंडेक्स ही नहीं है, ये बहुत कम इम्पैक्ट फैक्टर है उनका। उनको फैसिलिटेट करने के लिए HEC ने अपनी अपनी नई रैंकिंग दी है। देखें, इसको इस तरह से समझ लें कि नोबेल प्राइज इशू किया जाता है दुनिया के अंदर, नोबेल प्राइज नोबेल फाउंडेशन वाले देते हैं, ठीक है। मैं ये कहूँ कि मैं नोबेल प्राइज की जो क्राइटेरिया है उसी को लेते हुए पाकिस्तानी नोबेल प्राइज एक इशू करना शुरू कर दूँ, तो क्या दुनिया में उसको कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है ना। तो दुनिया में जो क्रेडिबल चीज़ है, जो रैंकिंग है, वो थॉमसन रूटर्स की वेब ऑफ साइंस की रैंकिंग है। हम उस रैंकिंग पे चल नहीं सकते, हमारे स्टैंडर्ड्स उनको मीट नहीं कर सकते, तो मैं माजरत के साथ, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अपनी रैंकिंग देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को हमने फैसिलिटेट करना है, कुछ लोगों को हमने नवाजना है। तो ये तो कोई बात ना हुई ना कि हम अपनी रैंकिंग दें, हमारी रैंकिंग दुनिया में कौन तस्लीम करेगा? मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये इशू है। तो अब मैं ओपन एक्सेस जर्नल्स के बारे में बता रहा था कि ओपन एक्सेस जो जर्नल्स हैं ये पैसे लेके पब्लिश करते हैं। मेजॉरिटी इनमें से प्रीडेटरी जर्नल्स होते हैं। आप पैसा दें, आपका आर्टिकल 2 हफ्ते के अंदर पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इस वास्ते मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, बेस्ड अपॉन एक्सपीरियंस, वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ ओपन एक्सेस के साथ भी और सब्सक्रिप्शन बेस में भी। यहाँ पे वो स्टैंडर्ड पेयर रिव्यू प्रोसेस को मेंटेन नहीं रखा जाता। जब वो मेंटेन नहीं रखा जाता तो उसकी वजह से आपके जो क्वालिटी रिसर्च है वो पब्लिश नहीं होती। जब क्वालिटी रिसर्च पब्लिश नहीं होती, ओपन एक्सेस जर्नल्स का इम्पैक्ट फैक्टर हाई नहीं है। आप किसी भी डिसिप्लिन को उठा के देख लें, कभी भी ओपन एक्सेस जर्नल हाई इम्पैक्ट फैक्टर या हाई क्वालिटी को लेके नहीं आएगा। अच्छा, जो ओपन एक्सेस वाले आर्गुमेंट देते हैं वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। वो ये है कि हमारी रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। हम बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी रिसर्च पब्लिकली अवेलेबल होनी चाहिए, मगर उसको पैसे के साथ एसोसिएट कर देना। अब $1500 का एक आर्टिकल है, इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 से 2 लाख रुपए आप एक आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए करेंगे। आपके पास पूरी पब्लिकेशन एक लॉबीज बन गई हैं। वो क्या करते हैं कि 4 बंदे मिले, 25-25 हज़ार रुपये मिलाए, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया और एक पेपर ओपन एक्सेस में छापा, और आप एसोसिएट प्रोफेसर बन गए, आपने PhD की डिग्री ले ली। इसी तरीके से एक और मॉडल है, आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने कहा जी मैंने मास्टर्स के स्टूडेंट्स के साथ एक पेपर आर्टिकल लिखा है, अब इसको छापना है, चलो राब्ता करते हैं मलेशिया में, चलो राब्ता करते हैं फ्रांस में, उनसे कहते हैं हम आपका नाम डाल रहे हैं, आप हमें इसकी फंडिंग दें, ठीक है। वो फंडिंग देते हैं, हमारा आर्टिकल पब्लिश होता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है, मुनासिब नहीं है, ठीक है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं इस तरफ अभी नहीं जा रहा। मैं जैसे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 तरह किस्म के मॉडल्स हैं जर्नल्स को मैनेज करने के लिए। एक ओपन एक्सेस, आप पैसे चार्ज करें ऑथर्स से, $1500, $1000 वगैरह वगैरह। और दूसरा जो आपका प्रोसेस है, दूसरी जो आपकी तरीक़ेकार है वो है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स। सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स वो हैं जो कि ऑथर से नहीं लेते, ऑथर से। डॉक्टर कैन आई आस्क कि यहाँ पर जो आप फरमा रहे हैं ओपन एक्सेस एंड सब्सक्रिप्शन बेस्ड, ये तो एक प्रोसेस और एक उनकी एक्सेसिबिलिटी का एक 2 टाइप्स हैं। इन दोनों टाइप्स के अंदर ये मेल फंक्शन हो सकती है जो आपने मेंशन किया है, वी एग्री कि वो अनइथिकल है, लेकिन उनको किसी एक कैटेगरी से हम कैसे लिंक कर सकते हैं? सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल भी मेल प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओपन एक्सेस भी कर सकते हैं, तो इसकी कोई रीजन है जो आप उसमें मेंशन करें? मैं रीजन समझना चाह रहा हूँ। जी, रीजन ये है कि ये स्टडीज हुई हैं इस पे, ठीक है। जो ओपन एक्सेस जर्नल है वो आपकी रिसर्च को बहुत जल्दी पब्लिश करता है, ठीक है। 1 महीने के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर। तो रिसर्चर्स चाहते हैं कि उनकी रिसर्च जल्दी डिसेमिनेट हो, तो उस तरफ ओपन एक्सेस की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। जबकि सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल होता यह है कि यहाँ पे जो कि पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है, आप पैसा नहीं दे रहे, एडिटोरियल ऑफिस के पास कोई पैसे नहीं है, तो आपका जो पेपर है वो 6 महीने, साल तक रिव्यू प्रोसेस के अंदर ही चलता रहता है, ठीक है।
तो ये एक डिसएडवांटेज है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल का। जो जो आपकी बात है, जो आपने इरशाद फरमाई कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि ओपन एक्सेस जर्नल ख़राब हैं और सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल अच्छे हैं, तो मैं कतन ये नहीं कह रहा कि तमाम ओपन एक्सेस जर्नल ख़राब हैं, नहीं, और मैं कतन ये नहीं कह रहा कि तमाम सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ जो कि पिछले 10 साल के अंदर प्रैक्टिस हुई हैं, इस पर स्टडीज़ हुई हैं, वो ये हैं कि ओपन एक्सेस के जो मेजॉरिटी जर्नल्स हैं वो पैसों के गेम में पड़ गए हैं। वो जो भी, जब आप पैसा देते हैं $1500 $2000 एडिटोरियल ऑफिस को एक आर्टिकल छापने के लिए, तो वो फिर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं, मैं जुबानी वो नहीं कर रहा, ये फैक्ट है, ये रिपोर्टेड है। रिसर्च आपकी बात तो वेल रिसर्च होगी, हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे, ना ही उस पोजीशन में कि हम चैलेंज करें। हम आपकी लर्नड विजडम से लर्न करने के लिए पूछना चाह रहे हैं कि व्हाई कि ओपन एक्सेस, देखिए जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि ओपन एक्सेस पे आर्टिकल ओपन होगा सबके लिए, सब्सक्रिप्शन पे जाए वो आपको सब्सक्राइब करके फिर उसको लेना पड़ेगा। तो ओपन एक्सेस एंड ये तो है कि एक्सेसिबिलिटी किस तरह है, पीछे एडिटोरियल की माइंडसेट क्या है, वो तो सब्सक्रिप्शन वाले की भी खराब हो सकती है और ओपन एक्सेस वाले की भी हो सकती है। तो इसका क्या लिंक है कि ओपन एक्सेस वाले पैसे लेके जल्दी कर देते हैं या सब्सक्रिप्शन वाले नहीं करते? सब्सक्रिप्शन वाले भी कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन वाला जब वो सब्सक्राइब करने के पैसे ले रहा है तो वो पब्लिश करने के भी पैसे ले सकता है। तो ये मुझे लग रहा है कि इनके दरमियान कोई वो नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना रिलेशनशिप होती है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। मुझे लग रहा है कि दोनों चीजें रिलेशन है नहीं इनके दरमियान। तो कोई रिलेशन है सब्सक्रिप्शन का लिमिटेड, ये पूछना चाह जी रहा जी हूँ। बिल्कुल जी, रिलेशनशिप इस तरीके से है कि आप एविडेंस बेस्ड रिसर्च करते हैं ना, आप कहते हैं कि ठीक है हम सब्सक्रिप्शन बेस को छोड़ देते हैं और ओपन एक्सेस को छोड़ देते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या ट्रेंड क्या चल रहा है। तो ट्रेंड में जब आप क्वालिटी को देखेंगे, क्वालिटी ऑफ रिसर्च को देखेंगे, तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च जो पब्लिश हो रही है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल में हो रही है और ओपन एक्सेस में नहीं हो रही। ठीक है, ये वेल रिपोर्टेड है साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। ये तो एक चीज़ हो गई। तो दूसरी चीज़ ये है कि बाकायदा उन्होंने प्रोब्स की हैं। ये जो थॉम्स वेब ऑफ साइंस है, ये जब आप जर्नल को इंडेक्स करेंगे ना, तो ये आपसे आपका यूजर नेम पासवर्ड ले लेगा। ठीक है, और फिर ये आपको बाकायदा मॉनिटर करेगा, ये आपकी साइटेशंस को मॉनिटर करेगा, ये आपके एडिटोरियल बोर्ड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा, ये आपके इंटरनल प्रोसेसेस को मॉनिटर करेगा। और उसके बाद बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके इन्होंने जो जो मनी ट्रेल होता है ना, जिसे आप कहते हैं मनी ट्रेल, कि ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, उसको इन्वेस्टिगेट किया है, तो बड़े बड़े एबनॉर्मलिटीज़ मिली हैं। उसके बेसिस पे, ये रिसर्च फाइंडिंग्स के बेसिस पे वो ये क्लेम किया जा रहा है। ये मैं क्लेम नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिक बॉडीज़ की जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके क्लेम को दोहरा रहा हूँ। तो ये तफसीलन मौजू है। बेसिकली जो रीज़न है वो ये है कि अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की मिसाल दें, पाकिस्तान में एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जो पिछले 10 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, वो एसोसिएट प्रोफेसर नहीं बन पा रहा क्योंकि वो उसको 10 आर्टिकल छापने हैं। अब 10 आर्टिकल अगर वो छापता है सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल के अंदर, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल की क्वालिटी बहुत हाई है। ठीक है, वो पीयर रिव्यू प्रोसेस टाइम लेता है, तो वो नहीं छाप पा रहा। तो वो ये कहता है कि यार मैं पैसे जमा करता हूँ, पैसे जमा करके जल्दी जल्दी ओपन एक्सेस में छापता हूँ, और वो 1 साल के अंदर अपने 10 आर्टिकल पूरे कर देता है और एसोसिएट प्रोफेसर बन जाता है। अब ये लिंक है ना थोड़ा बहुत, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये एविडेंस बेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, जैसे हमारा जर्नल है वो ओपन एक्सेस भी है लेकिन उसकी पब्लिकेशन की कोई फी भी नहीं है ना, विदाउट फी करता है। इस जी तरह जी और जी जी journal बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं उस पर कतन वो नहीं करना, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जो, देखिए मैं किसी की इंटेंशन पे तो कुछ नहीं कर सकता ना। जी जी हम उलमाए कराम से पूछते हैं तो वही कहते हैं कि भाई ओपन एक्सेस में पब्लिश करना जायज़ है, सब्सक्रिप्शन में भी जायज़ करना जायज़ है। ठीक है, तुम ये एविडेंस लेके आए हो, मैं एविडेंस लेके आया, मैंने कहा जी ओपन एक्सेस को आप नाजायज़ करार दे दें क्योंकि बड़ी 2 नंबर ये लोग कर रहे हैं। तो उलमाए कराम ने ये कहा कि भाई इस बेसिस पे हम उसको नाजायज़ करार थोड़ी दे सकते हैं उस बे को या उस मामले को। ठीक है, ये तो लोग उसको गलत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना। मेरी मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जो लिखता है वो तो ये कहता है कि ओपन एक्सेस भी सही है, सब्सक्रिप्शन बेस भी सही है, ठीक है, और जायज़ है। मैं सिर्फ आपको जो साइंटिफिक कम्युनिटी में जो माल प्रैक्टिस हो रही है उसकी तरफ आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ। और ये ऐसा हो रहा है और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम उसको थोड़ा सा देखें। या बिल्कुल
अच्छा, अब हम मेन टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। सॉरी, मैंने तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया बेस की तरफ। अब वेब ऑफ साइंस जर्नल इवेल्युएशन प्रोसेस और सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या। हमने ये जान लिया कि जो दुनिया की क्रेडिबल तरीन बॉडी है साइंटिफिक लिहाज से, वो क्लैरिवेट है, और उसका एक सेगमेंट है वेब ऑफ साइंस। और ये वेब ऑफ साइंस में अगर आपने अपना जर्नल इंडेक्स करवाना है, तो सबसे पहले तो आपने, ये मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ये कोई आम बंदा नहीं जाएगा, ये एडिटोरियल ऑफिस का बंदा इस पे जाएगा, इस लिंक पे, और यहाँ पे अपना जर्नल का अकाउंट बनाएगा, और फिर एक फॉर्म होगा, वो फिल करेगा। उस फॉर्म में ये बताएगा कि जी मैं हमदर्द के इस्लामिक जर्नल का एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हूँ या एडिटर इन चीफ हूँ, और मैं जो हूँ ना अपने जर्नल को वेब ऑफ साइंस के अंदर इंडेक्स करवाना चाहता हूँ। फिर वो उसको इवेलुएट करेंगे कि हाँ भाई वाकई ये जर्नल एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता, और फिर उसको एक्सेस ग्रांट करेंगे। यानी एज अ रिसर्चर के तौर पे मैं यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर सकता, इस प्लेटफॉर्म को। सिर्फ जर्नल, जो जर्नल ओनर्स हैं, जो जर्नल्स को मैनेज कर रहे हैं, वही लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होगा वेब ऑफ साइंस के अंदर इंडेक्स करवाने के लिए अपने जर्नल को, कि हम अपना अकाउंट बनाएं, फिर रिक्वेस्ट एक्सेस करें, और फिर वेब ऑफ साइंस वाले हमें वो एक्सेस ग्रांट कर देंगे। जब हम वो एक्सेस ग्रांट कर देंगे, उसके बाद अब उनका क्राइटेरिया शुरू होगा कि किस तरीके से वो हमारे जर्नल को इवेलुएट करेंगे। तो 28 क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे वो जर्नल्स को इवेलुएट करते हैं। और वो जो 28 क्राइटेरियाज हैं उनको दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहले के अंदर 24 क्वालिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर एडिटोरियल रिगर और बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ द जर्नल लेवल ये चेक किया जाता है। और फिर 4 क्राइटेरिया ऐसे हैं जिसकी तरह से ये चेक किया जाता है कि वो जर्नल मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जर्नल है कि नहीं है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर। उसकी साइटेशन एक्टिविटी को देखा जाता है और इम्पैक्ट को देखा जाता है। फिर जो जर्नल क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट कर जाते हैं, उसको ESCI इमर्जिंग सोर्सेज साइटेशन इंडेक्स के अंदर इंडेक्स कर दिया जाता है, वेब ऑफ साइंस के अंदर। ये पहला स्टेप होता है। फिर इस स्टेप के बाद अगर वो जर्नल और एडिशनल इम्पैक्ट क्राइटेरिया को मीट करता है, तो फिर उसको ये 3 इंडेक्सेस हैं, SCIE, SSCI या ASCI। ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड से हैं, आपका जर्नल किस इंडेक्स के अंदर इंडेक्स होता है। फिर आपको वो इंडेक्सिंग, उस जर्नल में आपको उस इंडेक्सिंग कैटेगरी के अंदर आपके जर्नल को इंडेक्स कर दिया जाएगा। पहला स्टेप क्या हुआ कि ESCI में आपको इंडेक्स किया जाएगा अगर आप बेसिक क्राइटेरिया आपका जर्नल मीट करता है, और अगर आप इम्पैक्ट क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो फिर आपको इससे अच्छी वाली जो इंडेक्सिंग है उसके अंदर जो है ना इंडेक्स कर दिया जाएगा। जो जो 24 क्राइटेरियाज हैं वो मैं अभी आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आपको बताऊंगा। अच्छा, बाद मरतबा ये होता है कि आपने जर्नल को इंडेक्स कर दिया, फिर कुछ अरसे बाद आपके जर्नल्स उन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे या कोई माल प्रैक्टिस हो गई, तो वो वापस आपके जर्नल को इंडेक्सिंग वापस ले लेंगे और आपको पुराना वाला स्टेटस हो जाएगा, इंडेक्सिंग आपसे वापस हो जाएगी। और फिर वो दोबारा रीइवेलुएट करेंगे कि जी आपका जर्नल उनको मीट करता है क्राइटेरिया को नहीं। अब ये एक फिगर है जो कि सारे प्रोसेस को समराइज कर रही है। तो जब भी आप कोई जर्नल इवेलुएशन के लिए जमा कराएंगे, तो सबसे पहले जो है वो ये नीचे वाला क्वालिटी क्राइटेरिया को वो चेक करेंगे, और ESCI, ये जो ESCI है, इस इंडेक्स के अंदर आपको इंक्लूड करेंगे। ये इमर्जिंग इंडेक्स है वेब ऑफ साइंस वालों की। और अगर आप इस क्राइटेरिया पूरा नहीं उतरते तो वो आपको इंडेक्स नहीं करेंगे। अगर आप इस क्राइटेरिया पूरा उतर जाते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और उनके प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं, तो फिर वो आपको इम्पैक्ट गेन करने के बाद इनमें से SCIE, SSCI या ASCI, इनमें से किसी इंडेक्स के अंदर आपको डाल देंगे, और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस होती है। और फिर वो रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि आप उन क्वालिटी क्राइटेरियाज को, इम्पैक्ट को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जिस वक्त भी आप मीट नहीं करते, एनुअली चेक करते हैं, तो फिर आपकी क्वालिटी लूज हो जाती है और आप फिर वापस ESCI में आ जाते हैं। फिर जब आप मेंटेन करते हैं तो फिर वापस चले जाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मलिटी हो जाती है आपके जर्नल के अंदर, तो वो फिर आपको ESCI से भी निकाल देते हैं। जो जर्नल्स हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि चार इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस 4 इंडेक्सेस को मेंटेन कर रहा है। बुक्स की भी एक इंडेक्स को मेंटेन कर रहा है और कॉन्फ्रेंस की भी। तो हमारा कंसर्न जर्नल्स की इंडेक्सिंग से है। ये जो इंडेक्सिंग है, इसी के बेसिस पे बेसिकली JCR अनाउंस होती है, जर्नल साइटेशन रिपोर्ट।
जो जर्नल्स के इम्पैक्ट फैक्टर अनाउंस होते हैं वो इन्हीं इंडेक्सिंग को सामने रखते हुए होते हैं। अब ये एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया का पूरा समरी है। तो मैं आपको समरी बता देता हूँ। सबसे पहले तो इनिशियल ट्रायज होता है, जिसके अंदर आपके जर्नल को, जब आप वो फॉर्म फिल करेंगे वेबसाइट पे जाके वेब ऑफ साइंस का, और वो आपको एक्सेस ग्रांट कर देंगे, तो आप इनिशियल ट्रायज के अंदर आप क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट करेंगे। क्वालिटी क्राइटेरिया के अंदर पहले इनिशियल ट्रायज है, इनिशियली वो आपको ये जर्नल को इवेलुएट करेंगे। फिर एडिटोरियल ट्रायज है, फिर फर्दर और डिटेल के अंदर जाएंगे, आपके जर्नल को देखेंगे, और फिर वो आखिर में एडिटोरियल डिसीजन लेंगे। अगर ये सारी क्वालिटी क्राइटेरिया पे आप मीट करते हैं तो आपको ESCI इंडेक्स के अंदर डाल दिया जाएगा। अगर आप इनके इम्पैक्ट क्राइटेरिया, जो लास्ट कॉलम है, इम्पैक्ट क्राइटेरिया को भी मीट करते हैं, तो फिर आपको जो इससे अच्छी इंडेक्सिंग है, जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर क्वालिटी क्राइटेरिया के अंदर जैसे मैं बताया कि 24 और 28 टोटल क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले आपके जर्नल का ISSN होना चाहिए, और ये डिटेल है, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे आपको बताना शुरू करता हूँ इस बारे में। जब आप इनिशियल ट्रायल्स को पास करते हैं और एडिटोरियल ट्रायल्स को पास करते हैं, तो फिर उसके बाद आपको ESCI के अंदर इंडेक्स कर दिया जाता है। अगर आप इम्पैक्ट क्राइटेरिया को भी मीट कर जाते हैं तो फिर आप इससे अच्छी वाली SCIE इंडेक्सिंग के अंदर रजिस्टर हो जाते हैं। अगर आप शुरू वाली इनिशियल ट्रायल्स के अंदर फेल हो जाते हैं तो आपका कोई एम्बार्गो पीरियड नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पे एक जर्नल था, ठीक है, उन्होंने वेब ऑफ साइंस को अप्रोच किया और कहा कि आप हमें इंडेक्स कर लें, और उन जर्नल का वेबसाइट जो थी वो काम नहीं कर रही थी, तो उसी वक्त वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। फिर आप नेक्स्ट टाइम आप 1-2 दिन बाद उस जर्नल की वेबसाइट को सही कर लें, दोबारा से लॉन्च कर दें अपनी एप्लीकेशन, तो उसमें आपको कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, कोई एम्बार्गो पीरियड नहीं होगा। अगर आप क्वालिटी क्राइटेरिया पे मीट नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है, आप उन क्वालिटी क्राइटेरिया को मीट कर लें आपका जर्नल, और फिर दोबारा से जमा करा दे रिक्वेस्ट अगले दिन, तो वो फिर रिकंसिडर कर लेंगे। हाँ, अगर आप एडिटोरियल क्वालिटी इवेलुएशन को मीट नहीं कर पाते या इम्पैक्ट की इवेलुएशन को मीट नहीं कर पाते, तो फिर आपके जर्नल को 2 साल का टाइम दिया जाएगा। 2 साल से पहले आप दोबारा रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकते कि आपको रिकंसिडर किया जाए। तो ये एक चीज़ समझने की है कि जब हम अपनी एप्लीकेशन पुट करें, हम इन क्राइटेरियाज को एक एक करके मीट करें हमारा जर्नल, और जब हम श्योर हों कि हम वाकई हम मीट करते हैं, फिर हम ये लॉन्च करें। अदरवाइज ऐसा ना हो कि हम ESCI के अंदर एंटर हो जाएं और फिर हम इम्पैक्ट को या फर्दर इवेलुएशन, एडिटोरियल इवेलुएशन को फॉलो ना कर पाएँ, और हम 2 साल के लिए हमारे पास वो विंडो ज़ाया हो जाए, फिर हम 2 साल बाद ही अप्लाई कर सकें। अच्छा, अब इसके अंदर जो है क्या मैं 1 बाय 1 हर एक क्राइटेरिया पे जाऊं स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल? जी जी, मिनिमम क्राइटेरिया अगर काइंडली डॉक्टर साहब बता देना कि जी, आप मिनिमम को फिल्टर कर लेंगे हम कि हम अपने जर्नल, आप तो जर्नल बता रहे हैं, लेकिन हम अपने जर्नल के लिए ऐसा सोच रहे होंगे कस्टमाइज कि हमारे अंदर क्या डेफिशिएंसीज हैं। तो अगर आप मिनिमम जी, बता देंगे ना तो हम उसके लिहाज से चेक करते रहेंगे। जी, मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो क्वालिटी क्राइटेरिया है, जो कि 24 क्राइटेरियाज को आपने मीट करना कोई है। ऐसी चेकलिस्ट है आपके पास जो या आप आगे शो कर रहे होंगे काइंडली? जी जी जी, ये सारी ये जो क्वालिटी क्राइटेरिया के अंदर आप ये पॉइंट्स देख रहे हैं ना, ये सारी लिस्ट हैं। इनकी डिटेल्स नेक्स्ट स्टेप पे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूंगा। इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे बाद में क्योंकि अभी वो रीडेबल फॉर्म में नहीं था। जी जी, जी ये असल में ये सारे क्राइटेरिया नेक्स्ट स्लाइड्स पे अलग अलग मैंने बयान किए हैं। जी 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 जी, थैंक यू सर। पहला स्टेप ये है कि ISSN नंबर होना चाहिए आपका, ठीक है। जर्नल का आपका ISSN नंबर होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पब्लिश कर रहे हैं तो ऑनलाइन ISSN नंबर भी होना चाहिए, और पब्लिश वर्जन का भी ISSN होना चाहिए। ये दोनों आपके होने चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी कोई जर्नल लॉन्च करता है। जर्नल टाइटल आपका डिस्टिंक्ट होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर जो स्कोप है जर्नल का, जो कम्युनिटी है, वो बिल्कुल क्लियरली स्कोप मेंशन हो जर्नल की वेबसाइट पे, और जब हम प्रिंट लेवल पे कर रहे हो तो वहाँ पे भी क्लियरली मेंशन हो। जो अगर आपका कोई पब्लिशर है, ठीक है, आप किसी पब्लिशर के काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिशर का आपको मेंशन करना है बहुत ही क्लियरली। अगर आप पब्लिशर को मेंशन नहीं करते तो अब तो ये इनिशियल फेज में ही वो हो जाएगा, यानी इनिशियल फेज में ही
उसको निकाल देंगे वो। तो ज़रूरी है कि आप पीओ बॉक्स मेंशन ना करें, बल्कि बंदों के नाम क्लियरली मेंशन होंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि वो उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करें। ठीक है, जर्नल के अंदर जर्नल का यूआरएल होना चाहिए जहाँ पे उसके तमाम एडिशंस अवेलेबल होने चाहिए, और जितने भी पेपर्स हैं वो एक्सेस। जो कंटेंट है, जब आप टेस्ट फिल करेंगे ना, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड जो एडिटोरियल ऑफिस का एडिटर इन चीफ का है वो आप उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और वो फिर आपके सिस्टम में सबमिशन साइट के अंदर दाखिल होंगे और सारे प्रोसेस को चेक करेंगे। उनके पास यानी आप टेम्परेरी पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड नहीं देंगे, बल्कि परमानेंट यूजर नेम पासवर्ड देंगे, और उनको आपकी वेबसाइट पे पूरा कंट्रोल हासिल होगा। वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करेंगे कि यहाँ पे जब पेपर सबमिट होता है तो कैसे उसको हैंडल किया जा रहा है, रिव्यू प्रोसेस कैसे हो रहा है, कौन कौन से रिव्यूअर्स हैं, ये सारी चीज़ें वो खुद जाके देखेंगे। अच्छा, जो पीयर रिव्यू पॉलिसी है वो भी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए और रेडेबली एक्सेसिबल होनी चाहिए आपके जर्नल की, और वो पब्लिश होनी चाहिए, ना सिर्फ ऑथर्स के लिए अवेलेबल हो, बल्कि जो है वेबसाइट पे भी मेंशन हो कि किस तरीके से पीयर रिव्यू प्रोसेस हो रहा है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी होनी चाहिए, और जो जो एडिटोरियल ऑफिस में जो जो बंदा है जिस जिस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए वेब ऑफ साइंस के स्टाफ के लिए। अच्छा, ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। ये तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं। असल में ये ऑब्वियस चीज़ें कुछ जर्नल फॉलो नहीं करते। जब वो ये फॉलो नहीं करते तो उनको इंडेक्स नहीं किया जाता। बहुत सारे आपको प्रीडेटरी जर्नल्स मिल जाएंगे जो जिनकी वेबसाइट्स होती हैं, मगर उनके जो एडिटोरियल बोर्ड होता है वो अननोन होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए ये सारी चीज़ें ये बताते हैं कि वाकई वो रियल पर्सन होने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद एडिटोरियल ट्रायज है, जिसके अंदर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि फुल एडिटोरियल इवेल्युएशन, ये जो पहला स्टेप उन्होंने इनिशियल ट्रायज कर लिया, उसमें अब ये देखा जाएगा कि वाकई आपके जर्नल को आगे एडिटोरियल स्टेज पे लेके जाया जाए, इवेल्युएट भी किया जाए कि ना किया जाए। और अगर वो समझते हैं कि हाँ जी आप बेसिक क्राइटेरियाज, ये जो कुछ बेसिक क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया ना, ISSN नंबर, जर्नल की URL वगैरह, ये सारी सब चीज़ें क्लियरली मौजूद हैं, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप एडिटोरियल ट्राइएज पे लेके चले जाएंगे, और फिर अब आपकी इवेल्युएशन शुरू हो जाएगी जर्नल की। अब सबसे पहले चीज़ है स्कॉलरली कंटेंट। जो भी आप कंटेंट वहाँ पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए ग्रेजुएट, पोस्ट डॉक्टरल और प्रोफेशनल रिसर्च के लिए। और अगर कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशंस हैं तो वो फिर कॉन्फ्रेंस वाली प्रोसीडिंग्स में जाएंगी, और अगर जर्नल का कंटेंट है तो वही जर्नल वाले लोग इवेलुएट करेंगे। तो आप चूंकि जर्नल हैं, आपको तो कोई मसला नहीं होगा, आप बस उसी को ये इस क्राइटेरिया को आप मीट करेंगे, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। टाइटल्स और एब्स्ट्रैक्ट जो हैं आपके, जो भी आप पब्लिश कर रहे हो, उनकी जो कंटेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में टाइटल्स होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट होने चाहिए, और इसको वो देखते हैं। इसके अलावा बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जो है रोमन में होनी चाहिए। अगर आपके रेफरेंसेस, साइटेड नेम्स, एफिलिएशन वगैरह रोमन में नहीं है तो फिर वो आपको कहेंगे कि जी आप इसको अपने जर्नल की के सारे प्रोसेस को करेक्ट करें और फिर हमारे पास आएँ। अच्छा, फिर लैंग्वेज की क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी आपकी जो टाइटल। डॉक्टर साहब ये रोमन की थोड़ी सी वजाहत कर दें, अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस हो रही है। जी, रोमन से मुराद ये है कि ये जो इश्यूज नंबर, वॉल्यूम नंबर, ये जो हम सारा लिखते हैं ना, इसका एक स्टाइल होता है जो आप जो पिछले काइंडली अपनी पिछली स्लाइड शो कीजिएगा, उसमें क्या ये बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रोमन मींस क्या आप ये कह रहे हैं कि जो रेफरेंस नंबर है वो भी रोमन में हो? ये नहीं, रेफरेंसेस तो देखें, वो तो रेफरेंस स्टाइल होता है ना। ये बात हो रही है कि जो साइटेड रेफरेंस हैं, जो नेम्स हैं, जो एफिलिएशन हैं, वो सारी हैं वो रोमन स्क्रिप्ट के अंदर लिखी गई हैं। ये आप किसी भी जर्नल को उठा लें। एक सेकंड वेट अ मिनट, सॉरी। जी जी, बोले बोले। आप म्यूट जी ऑन पे आओ, एक सेकंड सर, म्यूट ऑन पे जाए, म्यूट ऑन उधर आसिम भाई बार बार ज्वाइन कर। आसिम भाई आप अलाउ ये पे कर दो, और आप उनको आपने आई मूव नहीं नहीं कर ले, उनको 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 होस्ट बना दो। अब वो सब अपने आपको अनम्यूट करेंगे।
आप प्लीज उनको म्यूट नहीं करो ना, छोड़ो। अस्सलाम सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? जी डॉक्टर साहब आपको हमने होस्ट कर दिया है, तो आप जो है ना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बाकी सब म्यूट ही रहेंगे इंशाल्लाह, ताकि डिस्टर्बेंस हो। तो सर प्लीज कंटिन्यू, आप गाइड कर रहे थे रोमन के लिहाज से। जी, रोमन ये एक स्टाइल है, यानी जो स्क्रिप्ट का स्टाइल है, लैटिन स्टाइल है, एक रोमन स्टाइल है। तो इंडेक्सिंग के लिए चूंकि उन्होंने प्रेफर कर दिया है कि आप लैटिन ना करें, आप रोमन यूज़ करें। तो आप सिर्फ चेक कर लीजिएगा, मिसाल के तौर पर किसी भी एल्सेवियर के जर्नल को या उनके अंदर, कि उनका स्टाइल क्या है, ठीक है, वो जनरली रोमन ही होगा, उसको आप फॉलो करेंगे। और जब उसको फॉलो करने से ये होता है कि इनका एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे इनको परेशानी नहीं होती। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम उन्होंने बताया, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे अपने आप को एक मिनट डॉक्टर रहमान साहब, इससे जी। क्या मैं ये समझूं कि इबेट, ऑफसेट, ड्रॉपसेट ये सब अब नहीं हो सकते? सर आपकी आवाज नहीं आई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम अपने लैटिन के देते थे, ऑपरेटो, साइटेटो, जी 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 अब नहीं इस्तेमाल कर सकते। एग्जैक्टली, क्योंकि जब वो इंडेक्सिंग में उसको प्रॉब्लम होती है, इस वास्ते वो कह रहे हैं कि आप रोमन में जो है ना फोकस करें। ये यूज करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज की क्लैरिटी ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, टाइटल्स वगैरह, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह सही अंग्रेजी के अंदर हो, कोई मिस्टेक्स ना हो। अच्छा, अब एक इशू है टाइमलीनेस का और पब्लिकेशन वॉल्यूम्स का, यानी आप जर्नल ने क्लियरली ये मेंशन करना है कि भाई साल में कितने इश्यूज निकलेंगे और कितने पेपर्स डॉक्टर छपेंगे। साहब आपकी स्लाइड कंटिन्यू नहीं हो रही, थोड़ा सा स्लाइड को जी हो रही है। आप स्लाइड मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो बिब्लियोग्राफिक चल रही है। मैं दोबारा शेयर करूं क्या? नहीं, आप अभी स्लाइड्स को, आपकी स्लाइड पे क्या कंटेंट नजर आ रहा है? हम तो प्रीवियस स्लाइड पे ही हैं। बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन रोमन। ये आप इसकी जगह पे कुछ और यूज नहीं, अब वो जो है उनका हमारा देखिए, जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, हमारी आवाज क्लियर आ रही है? अटक गए वहाँ पे उनकी वो बोल रहे उनके पास स्लो हो गया, हमारे पास अभी लिखा हुआ रहा था कि इंटरनेट कनेक्शन इधर ठीक है, और हमने राय दी, आपने राय को अलग करके हमको क्या कमी है? वो देखिएगा, मेरे कहने की बात पब्लिक हो गया है, तो वो फिर डिस्करेज हो जाएगा। डॉक्टर ये रोकना। जी मुबश्शिर रहमानी जी लॉन्च वहाँ से कोई ये वो रिकॉर्डिंग होती है ना? रिकॉर्डिंग कंटिन्यू है, रोक दो। अभी तो रोकना है, के साथ साथ दोबारा नहीं, हाँ आप एंड में क्यों कर रहे हैं? तो वेबसाइट की फंक्शनलिटी है और जर्नल का फॉर्मेट है। वेबसाइट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जो एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स आपके मौजूद हैं वेबसाइट पे, वही आपके प्रिंट वर्जन में जो फ्रंट पेज होता है ना अंदर वाला, उसके अंदर भी मौजूद होना चाहिए। और क्लियरली लिखा होना चाहिए कि कौन से पब्लिशर के साथ आप एसोसिएट हैं, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर कौन कौन लोग हैं, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं। जो एथिक्स स्टेटमेंट है वो आपके जर्नल की वेबसाइट पर लिखी होनी चाहिए।
बहुत सारी एथिक्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कोप है और डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है। इनमें से आपने किसी एक चीज़ को फॉलो करना है। जैसे कोप स्टैंडर्ड है, कोप की इथिकल प्रैक्टिसेस आप फॉलो करेंगे और मेंशन करेंगे अपनी वेबसाइट, जर्नल की वेबसाइट पे। हाँ मैं दूंगा। जी सर। तो एथिकल स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए और आपको उसको फॉलो करना होगा जर्नल को। जो एडिटोरियल एफिलिएशन डिटेल्स हैं वो भी मौजूद होनी चाहिए, एडिटर इन चीफ की, एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स की, एसोसिएट एडिटर की, और उनके और एक आईडी, ORC आईडी या रिसर्चर आईडी वो भी मौजूद हों, उनकी एफिलिएशंस भी मौजूद हों और उनके इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल भी मौजूद हो, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्या ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि एडिटर की जितने भी एडिटोरियल प्रोसेस मिनिमम मेंबर्स हैं, मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम क्राइटेरिया, एफिलिएशन मेंशन होनी चाहिए? हाँ मिनिमम क्राइटेरिया। अच्छा, और ये जो ऑर्किड है ये भी मिनिमम क्राइटेरिया है? ये मिनिमम नहीं है, ये अगर हो जाए तो बेहतर है। सही। इसके अलावा ऑथर की एफिलिएशन डिटेल्स, जब भी आप कोई जर्नल आपका कोई चीज़ पब्लिश करेगा तो वो ऑथर्स का जो नेम है, एफिलिएशन है, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कंट्रीज़ के साथ, और उनके ORC आईडी भी रिक्वायर्ड है या फिर उनके इंस्टीट्यूशनल प्रोफाइल्स भी रिक्वायर्ड हैं। ये अभी जा रहे हैं, अभी इस पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन नहीं की, मगर फ्यूचर के अंदर ये इस पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लेके आ जाएंगे। अभी से ही बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर लिया जाए तो बेहतर होगा। अच्छा, ये तो सारी बेसिक क्राइटेरियाज हो गए। अब इसके अंदर एडिटोरियल इवैल्यूएशन भी आ जाएगी, जो क्वालिटी है इसके अंदर वो चेक करेंगे कि जो जर्नल का टाइटल है, स्कोप है, जो एडिटोरियल बोर्ड है जो आप पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, क्या ये वाकई उस फील्ड को भी मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कोई ऐसी बात तो नहीं है कि किसी स्टेप को आपका जर्नल बाईपास कर रहा हो। तो अगर बाईपास कर रहा होगा तो फिर वो आपको रोक देंगे, ठीक है, और फिर 2 साल तक आपको एम्बार्गो पीरियड में डाल देंगे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे। जो एडिटोरियल बोर्ड की कंपोजिशन है, ठीक है, देखें ये तो अभी एडवांस क्राइटेरिया है ना, ये जो दूसरी जो क्वालिटी वाले क्राइटेरियाज हैं उसके अंदर बात हो रही है। ये इसके अंदर जो एडिटोरियल बोर्ड मेंबर्स हैं, जो एडिटर्स हैं, उनकी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। अगर वो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी हो जाती है और उनका पब्लिकेशन रिकॉर्ड भी कंसिस्टेंट है और वो इथिकल रिसर्चर्स हैं और सारी कुछ सही जा रहा है आपके एडिटोरियल बोर्ड्स का, तो फिर वो इसको भी चेक करेंगे कि वाकई ऐसा है कि नहीं है, प्रोफेशनल एडिटर्स हैं कि नहीं है, या बस 2 नंबरी किस्म के एडिटर्स हैं। सर ये जो ये हमारे के लास्ट एडिटोरियल कंपोजिशन, इसमें ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है? बिकॉज अगर पाकिस्तान बेस्ड जर्नल है और सारे उसके एडिटर बोर्ड जो है वो पाकिस्तान बेस्ड है, एडवाइजरी बोर्ड उसका इंटरनेशनल है, रिव्यू बोर्ड उसका इंटरनेशनल है, इज इट सफिशिएंट? नहीं, देखें, एक तो बेसिक आप उसमें चले गए ना, बेसिक क्राइटेरिया, उसके अंदर तो ये चीज़ नहीं है, मगर अगर आप जो एडवांस वाले क्राइटेरिया में जा रहे हैं, वो जो दूसरी EHCP है ना, और जो ESCI, ये सिर्फ तो हासिल नहीं करना है ना, बल्कि AHCI भी हासिल करना है ना। हाँ, तो उसके लिए फिर आपको डाइवर्सिटी होनी चाहिए, फिर आपका बोर्ड जो है सिर्फ पाकिस्तान एडिटोरियल बोर्ड पे मुनहसर नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो ESCI है ये सफिशिएंट होता है? मतलब ये भी अगर आप इंडेक्स एंड वेब ऑफ साइंस में नहीं, फिर आपको देखे ना, वो तो एक इनिशियल क्राइटेरिया है। आपने जर्नल लॉन्च, आपका जर्नल चल रहा है, आपने इनिशियल उनके फेस को पास किया, अब आप चाहते हैं कि आप बाकायदा रेप्यूटेड जर्नल हो, आपका इम्पैक्ट फैक्टर हो, तो फिर आप इस तरफ आगे जाएंगे। थोड़ा सा क्लैरिटी कर देगा, देखें या तो आप इंडेक्स हैं या नहीं है ना, सही है। इफ वी क्लेम दैट वी आर इंडेक्स इन वेब ऑफ साइंस, लेकिन हमारे पास सिर्फ ESCI है, हम उससे आगे नहीं जा रहे, तो हमारा क्लेम सही है गलत है? नहीं, जो कम्युनिटी है उसके अंदर इमर्जिंग जो इंडेक्स है उसको काउंट नहीं किया जाता। अच्छा, तो इसका मतलब है मिनिमम हमें AHCI तो लेना होगा, और AHCI के अंदर हमारा एडिटोरियल बोर्ड जो है वो सिर्फ एक पाकिस्तान बेस नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। देखे ना, मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई जर्नल आता है, मैं चेक करता हूँ कि वो इमर्जिंग इंडेक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है, और तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी नहीं आएगा, उसकी रेपुटेशन भी नहीं होगी, ठीक है, वो तो एक ऐसा इनिशियल स्टेप के तौर पर उन्होंने अपने आप को इंडेक्स करवाया है वेब ऑफ साइंस के पास। अच्छा, ये एडवाइजरी बोर्ड में से अगर किसी को हम एडिटोरियल बोर्ड में लेके आए हैं
तो लेकिन उसकी इंगेजमेंट अगर ज्यादा ना हो, सिर्फ सुपरविजन हो, तो उसको भी तो वो चेक करेगा ना कि वो तो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, ना वो रिव्यू जी जी में ना किसी में। यही 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 सारी चीज़ें तो वो देखते हैं, क्योंकि जब आपका वो यूज़र नेम पासवर्ड ले लेंगे तो वो बाकायदा जाके एक्टिविटीज चेक करेंगे। जी सर सही। चैलेंज है। जी, इसी तरह से वैलिडिटी ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, उसको वो चेक करेंगे कि जो आप क्लेम कर रहे हैं कि आप उसको एडहेयर भी कर रहे हैं, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोप की स्टेटमेंट कही, ठीक है, या आपने डाइवर्सिटी का क्लेम किया अपनी वेबसाइट पे कि जी हमारी एडिटोरियल बोर्ड डाइवर्स है, ठीक है, या हम रिव्यू प्रोसेस के अंदर जो है ना इन चीज़ों को क्लेम करते हैं कि जी 3 महीने में रिव्यू हो जाता है या वगैरह वगैरह, तो फिर उसको वो चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि वाकई आपकी स्टेटमेंट्स वैलिड भी हैं कि नहीं हैं। पीयर रिव्यू प्रोसेस को चेक करेंगे वो कि एडिटोरियल ओवरसाइट्स वाकई हो रही हैं कि नहीं हो रही, कोई डेफिशिएंट पीयर रिव्यू आर्टिकल तो इंक्लूड नहीं किया गया। उसके लिए पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके, कि किस तरीके से वो आइडेंटिफाई करते हैं। इनके पास बेसिकली पूरा डाटा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देता हूँ। एक जर्नल का एडिटर इन चीफ था, ठीक है, उसने दूसरे जर्नल के एडिटर इन चीफ से कहा कि भाई तुम मेरे जर्नल को साइट करो, मैं तुम्हारे जर्नल को साइट करता हूँ, ये हमारी आपस की भाईबंदी है, ठीक है, और आपस में नहीं बताएंगे क्योंकि वो दोनों उन्होंने लॉबी बनाई। अब ये वेब ऑफ साइंस वालों ने बाकायदा जो डाटा माइनिंग एल्गोरिथम्स हैं उसके तहत उन्होंने ये पैटर्न आइडेंटिफाई किया कि भाई ये देखो ये जर्नल है, इसके पिछले 2 साल के अंदर ये जर्नल्स हैं और यही ऑथर्स हैं, ये इसको साइट कर रहे हैं, ठीक है। वो इस एबनॉर्मल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको फारिग कर देते हैं। ये उनके पास एल्गोरिथम्स भी मौजूद हैं, ये यानी कोई मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, ये वेल एस्टेब्लिश्ड हैं ये प्रोसीजर्स। जी जी सॉरी अदनान, सॉरी डॉक्टर साहब, देखिए ये तो एल्गोरिथम है और ये होना भी चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन इसको चांस को किस तरह ये मिस करेंगे, मतलब इसका कैसा एलिमेंट रखेंगे कि भाई मेरे जर्नल को एबीसी जर्नल ने साइट किया और मैंने इत्तेफाक उसको साइट किया विदाउट एनी प्री डिटरमाइंड या प्री एग्रीड कोई हमारा हो, तो इसकी बुनियाद पर हमें कहीं मतलब क्यों हमें जो है ना बैन किया जा रहा है? जी, उसके लिए देखें, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, कंप्यूटर साइंस के तमाम जर्नल्स का डाटा उनके पास मौजूद है। उन्होंने देखा कि जो जर्नल्स हैं नॉर्मली वो हर दूसरे जर्नल के इतने फ़ीसद आर्टिकल साइट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसमें जो हाई बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के हैं वो उनका मैक्सिमम थ्रेशोल्ड ये है। फिर वो देखते हैं कि एक नया जर्नल आया है और सडनली उसने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया और उससे वो ट्वाइस साइट कर रहा है, तो फिर वो एक अलर्ट जनरेट होता है उनका कि यार ये नॉर्मल पैटर्न जो डिसिप्लिन वाइज पैटर्न है, जो नॉर्मल बिहेवियर है उसमें वो साइट हो रहा है तो कोई मसला नहीं है, मगर अगर एबनॉर्मल एक्टिविटी आ रही है, ठीक है, एनॉमली आ रही है उस साइटेशन पैटर्न में, फिर वो अलर्ट जनरेट करके उसको आइडेंटिफाई करके उसको फिर के खिलाफ रेमेडियल एक्शन लेते हैं। जी मैं कंटिन्यू करूँ? जी Yeah, sure, please. बिल्कुल जी, इसी तरीके से जो जो कंटेंट पब्लिश कर रहा है आपका जर्नल वो रेलिवेंट होना चाहिए टाइटल के स्कोप के साथ और जर्नल के साथ। ऐसा ना हो कि कुछ आर्टिकल ऐसे हों जो बिल्कुल ही इरेलीवेंट हों और वो स्कोप को बाईपास करते हुए पब्लिश कर दिए जाए, तो इस पे भी वो फिर जर्नल को निकाल देंगे। वो ये भी देखते हैं कि ग्रांट सपोर्ट डिटेल भी आप ऑथर्स को कहें कि वो मेंशन करें। इस क्राइटेरिया को भी देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट स्टेटमेंट जिसे कहते हैं ना फंडिंग की, ये भी आप ऑथर्स को कहेंगे कि वो उसके अंदर मेंशन करें। जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कोप के प्रोसीजर्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो सारे आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अब ये सिर्फ मैंने बता दिया कोप के बहुत डिटेल प्रोसीजर्स हैं, पूरे फ्लो चार्ट्स हैं कि पेपर आएगा कैसे रिव्यू कराना है, कैसे पीयर रिव्यू प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना है, कैसे इंश्योर करना है कि डाइवर्सिटी कंसिडर की जाए, कैसे इंश्योर कि ये सारी उनके फ्लो चार्ट्स मौजूद हैं कोप के कोर प्रैक्टिसेस के रिव्यू के और एडिटोरियल प्रोसेसेस के। और इस चीज़ के भी कि अगर मिसाल के तौर पे कोई प्लेगरिज्म हो जाता है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका एक्शन क्या होगा, ये सारे प्रोसीजर्स ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश हैं, तो आपको उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आपका एक इशू छप गया 2018 के अंदर, 2020 के अंदर एक ऑथर क्लेम करता है कि जी आपके जर्नल के अंदर मेरी फिगर चुराई गई है।
फिगर चुराई गई है, आप उस जर्नल को, उस आर्टिकल को रीट्रैक करें। अब आप कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और उसको वो करते हैं, ये सारा आप कोप के अंदर देखेंगे। इसी तरीके से जो ऑथर की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो एक अच्छा जर्नल है वो उसको साल के बाद ये देखा जाता है कि भाई मेरे जर्नल के अंदर यूरोप से कितने ऑथर्स पब्लिश कर रहे हैं, एशिया से कितने कर रहे हैं, फला यूनिवर्सिटी से कितने कर रहे हैं, ये पैटर्न वो चेक करते हैं। और अगर ये पैटर्न कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, और इंटरनेशनली डेमोग्राफिकली उसको कंसिडर नहीं किया गया, तो फिर ये अलार्मिंग होता है। ये पॉइंट आप समझने का है। सर ये कि अगर ऑथर डिस्ट्रीब्यूशन, अगर एक ऑथर है वो आपके पास जर्नल आर्टिकल भेज रहा है और क्वालिटी के हैं, मेरिट पे कॉम्प्रोमाइज किए बगैर उसके हम कंसिस्टेंटली पब्लिश कर रहे हैं, इज इट मतलब इसको बायसनेस कहेंगे या नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है अगर आप प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं और वो ऑथर छाप रहा है, मगर बात ये हो रही है कि मैं जर्नल लेवल पे देख रहा हूँ ना। आपके जर्नल में साल में 1000 आर्टिकल पब्लिश हुए, मिसाल के तौर पे 1000 आर्टिकल में आपके 900 आर्टिकल सिर्फ कराची की एक यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। तो वो फिर कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि अच्छा जी 1000 आर्टिकल पब्लिश हुए, इनमें से 50 आर्टिकल एक बड़े साइंसदान ने पब्लिश किए हैं, एक प्रोफेसर ने पब्लिश किए हैं, तो वो कहेंगे ठीक है एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये बड़ा प्रोफेसर है, ये पब्लिश करता है, इसका बड़ा ग्रुप है, तो वो तो एक्सेप्टेबल होता है। मगर वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हैं ना आर्टिकल्स की। और रिव्यूअर भी ऑथर हो सकता है? जी रिव्यूअर भी ऑथर हो सकता है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। इसी तरीके से जो साइटेशंस हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी उसमें दोनों फैक्टर्स हैं, ओवर साइटेशन भी नहीं होनी चाहिए और अंडर साइटेशन भी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आपने कह दिया कि भाई फला जो है ना उनको साइट नहीं करेंगे, या कोई एक बायासनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। फिर उसके बाद एडिटोरियल इवेल्युएशन है इम्पैक्ट की। इसके अंदर फिर देखा जाता है कि उस फील्ड के अंदर कौन से इन्फ्लुएंशियल जर्नल्स हैं, और अगर आपका जर्नल इस इम्पैक्ट वाले क्राइटेरिया पे वो नहीं होता, तो फिर वो 2 साल के एम्बार्गो पीरियड पे चला जाएगा। फिर उसके बाद जो सेलेक्टिव जो इंडेक्स हैं SCIE और डॉक्टर जो साहब ये तो आपकी जो क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत इंफॉर्मेटिव है और इसको हम लर्न भी कर रहे हैं जज़ाकल्लाह। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर दो चीजें हो जाएं साथ तो बहुत सपोर्टिव होती है। एक तो ये कि एक बिल्कुल मिनिमम क्राइटेरिया की एक चेकलिस्ट सॉर्ट ऑफ मिल जाए, तो उसको हम अपने जर्नल से कंपेयर कर लेंगे और जो डेफिशिएंसी होगी उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंडली देखिए ये जो आप बार बार फरमा रहे हैं ना कि एम्बार्गो पीरियड मिल जाता है अगर आपने डेफिशिएंसी हो, तो उसमें जाने से पहले तो हम जैसे और इदारों में होता है ना कि एक क्या कहते हैं आप एक टेस्ट आप रन कर लेते हैं कि किसी को आपने दे दिया और उसने पूरा आपका वही वेब ऑफ साइंसेस का जो है पूरा अप्लाई किया और उसने आपको रन करके बता दिया कि ये कमी है, आप उसके साथ साथ लगते रहे पूरा करते रहे। जब आपको एक क्लियरेंस मिल गई कि आपका पूरा स्टैंडर्ड पे आ गया, फिर आपने वेब ऑफ साइंस के लिए अप्लाई किया, तो ये दो चीजों में कुछ आप गाइड कर सकते हैं काइंडली? जी ये जो मैंने स्लाइड शो की है इसके अंदर यही चीज़ चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। इसमें मेन जो मिनिमम चीज़ है वो क्वालिटी क्राइटेरिया है। अगर आप क्वालिटी क्राइटेरिया पे एंटर होंगे तो आप ESCI इंडेक्स होंगे, ठीक है। अब उसके अंदर भी 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले स्टेप के अंदर तो जब आप लॉन्च करेंगे वेबसाइट पे जाएंगे तो ISSN, जर्नल टाइटल, जर्नल पब्लिशर, URL, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये तकरीबन 3 4 5 ये 8 क्राइटेरियाज हैं, 7 क्राइटेरियाज हैं। ये जब पास हो जाएंगे तो फिर वो आपको एडिटोरियल प्रोसेस में डालेंगे, ठीक है। एडिटोरियल इवेल्युएशन करेंगे, इससे पहले तो करेंगे नहीं। तो मिनिमम तो ये 7 क्राइटेरियाज को सबसे पहले आप मीट करेंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ISSN होना चाहिए, जर्नल का टाइटल होना चाहिए, पब्लिशर होना चाहिए, मैंने डिटेल आपको तो ये नजर आ रहे हैं जी, विजिबल है जी जी जी। बिल्कुल। अब उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया है कि कब वो आपकी इवेल्युएशन स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर ये क्राइटेरिया हैं 1 2 3 4, ये सारे जो 28 में से है ना, ये कुछ ही मैंने सारे आपको स्लाइड्स पे गुजारे हैं। अब ये सारे आप मीट करेंगे, ठीक है। तो फिर यानी ये 2 कॉलम मीट करेंगे तो फिर आप ESCI के अंदर इंडेक्स होंगे। तो आप ESCI के अंदर इंडेक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद फिर आप अगर इम्पैक्ट क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो फिर आप ना SCIE के अंदर जाएंगे। सही है, थैंक्स तो आपने अच्छा रिफ्रेश कर दिया जी। आप यू कैन कंटिन्यू विद जी
इसके बाद जी ये टोटल क्राइटेरिया है जो इसके हैं। फिर एडिटोरियल बोर्ड की साइटेशन एंड सॉरी ये हाँ ऑथर साइटेशन एनालिसिस करेंगे वो आपके जर्नल का, ऑथर्स की साइटेशंस क्या हो रही हैं। इसके बाद वो ये चेक करेंगे कि जी एडिटोरियल बोर्ड का साइटेशन एनालिसिस करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एडिटर बैठ के ऑथर्स को कहे कि भाई तुम्हारा पेपर हम एक्सेप्ट करते हैं, मेरे पेपर साइट करो, ठीक है, ये एनालिसिस करते हैं वो, ये सारी चीज़ें देखते हैं वो, ठीक है। या पाकिस्तान का कोई जर्नल है तो अपने किसी पाकिस्तानी जर्नल के ऑथर्स को या एडिटर्स को तो वो बहुत ज़्यादा साइटेशन नहीं करवा रहा, तो 2 मिनटों में उनके सामने ये डाटा आ जाता है। अच्छा, उसके बाद कंटेंट की सिग्निफिकेंस देखते हैं वो कि भाई कंटेंट कोई ओरिजिनल रिसर्च भी पब्लिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इससे इन रीडरशिप भी बढ़ रही है। ये सारे बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ये सॉरी एडवांस क्राइटेरियाज हैं उसके लिए, दूसरी हायर इंडेक्सिंग के अंदर आने के लिए। तो ये तो हो गया वेब ऑफ साइंस का, क्लैरिवेट का। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है। आप जो मैंने लिंक मेंशन किया है उस पर जाएंगे, उस पर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और फिर ये आप इंफॉर्मेशन सारी उनको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम बात करते हैं स्कोपस की। अच्छा, स्कोपस जो है वो ऐसा ही है जैसे कि आप बात करें पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन की, और टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास 2 बॉडीज़ आ जाएं, एक यूफोन या मोबिलिंक वाले आ जाएं और कहें कि हम आपके साथ हैं, ठीक है, और एक पीटीए आ जाए, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूफोन या मोबिलिंक के पास तो कोई पावर ही नहीं है ना, ठीक है। ये पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास सारी पावर है, वो रेगुलेट करती है, वो चाहे तो नई कंपनीज टेलीकॉम कंपनीज ओपन करे या बंद करे। तो यही हाल वेब ऑफ साइंस क्लैरिवेट का है स्कोपस के साथ। वेब ऑफ साइंस क्लैरिवेट रेगुलेटरी पोजीशन पे है, जबकि स्कोपस तो एक एल्सेवियर स्पेसिफिक इंडेक्सिंग फैसिलिटी है जिसको जो कि उन्होंने इंडेक्सिंग शुरू की हुई है, उसकी इतनी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। इंडेक्सिंग है, उसकी कोई वर्थ नहीं है। क्लैरिवेट की वर्थ है क्योंकि वो रेगुलेटरी है, ये बात जहन में समझने की है। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि स्कोपस भी तो आपको इंडेक्स एंड डी इंडेक्स कर लेती है ना आपको। तो अगर हमारे एचईसी तो ये कहती है कि या तो आप स्कोपस में हो या वेब ऑफ साइंस में हो, दोनों आपकी कैटेगरी एनहांस करने के लिए काफी है। तो पाकिस्तान में शायद ये अंडरस्टैंडिंग है कि स्कोपस इज इक्वल टू वेब ऑफ साइंस, और स्कोपस भी आपको रेगुलेट कर दिया और वेब ऑफ साइंस भी कर दिया है। तो आई थिंक आपकी बात से लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। जी ऐसा ही है असल में। एक तरफ पूरी दुनिया है, यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक तरफ हमारा मुल्क पाकिस्तान है, ठीक है। हम ये एक दफ़ा मैं अपनी यूनिवर्सिटी में था पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के तहत, तो वो ये कह रहे थे कि हम यूएस से एक बंदा जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करता है उसको हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे क्योंकि वो पीईसी से रिकॉग्नाइज नहीं है पाकिस्तान। तो यही हाल स्कोपस और वेब ऑफ साइंस का है, सॉरी टू से। तो हमें मतलब की जरूरत नहीं, बिकॉज़ डॉक्टर साहब आप भी तो पाकिस्तानी ही हैं। जी मैं जी तो असल में मैं जी असल में मसला हमारा ये है, मैंने आपको मिसाल लेके बताया कि स्कोपस यूफोन या मोबिलिंक होगा और वेब ऑफ साइंस क्लैरिवेट पीटीए है, ठीक है। अब होता यह है कि वेब ऑफ साइंस को अगर हम वो उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, स्कोपस के स्टैंडर्ड्स नहीं हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली। और स्कोपस से भी नीचे की चीज़ है गूगल स्कॉलर। अब लोग जर्नल्स कहते हैं कि भाई गूगल स्कॉलर में साइट हो गया, गूगल ने साइट कर दिया है, गूगल ने इंडेक्स कर दिया है। अब वो अपनी साइटेशंस कहते हैं कि भाई देखो मेरी गूगल स्कॉलर पर साइटेशंस कितनी हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा रिसर्चर बन गया। वो साइटेशंस क्रेडिबल ही नहीं है, स्कोपस की साइटेशंस भी क्रेडिबल नहीं है। जो क्रेडिबल साइटेशंस हैं वो क्लैरिवेट वेब ऑफ साइंस की है क्योंकि वो रेगुलेटरी बॉडी है। ये बात समझने की है, अगर कोई बंदा ये बात नहीं समझता तो फिर उससे आगे बात करना मुनासिब नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जी देखिए, एक तो टेक्निकल बात जो आप फरमा रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ आ रही है मेरे टीम मेंबर्स को भी कि क्लैरिवेट की जो रेगुलेटरी बॉडी है तो उसकी साइटेशन ऑब्वियसली जो है ना वो मैटर करती है स्कोपस के लिए। लेकिन अगर हमें स्कोपस में इंडेक्स रखना हमारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, तो इंडेक्स रहने के लिए हमें स्कोपस की साइटेशन में तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो जी इसको बिल्कुल और उसको रिटेन रखना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोपस की साइटेशन तो मैटर करती है ना सर? जी बिल्कुल मैटर करती हैं। उसके लिए तो आप असल में आपका काम तो ये होता है जर्नल के तौर पे
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे इंडेक्स हों, ठीक है। आप गूगल इंडेक्स हों, आप स्कोपस में भी हों, आप क्लैरिवेट, जितनी ज़्यादा इंडेक्सिंग आपकी होगी इतनी ज़्यादा आपका जर्नल फ्लरिश होगा, फलेगा फूलेगा। मगर मैं दूसरे उसमें बात कर रहा था, तो स्कोपस के अंदर बहुत बड़ी इंडेक्स है। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने उन्हीं की वेबसाइट से डाटा कलेक्ट किया है। ये 75+ मिलियन रिकॉर्ड्स हैं इनके पास और 24,000 से ऊपर टाइटल्स हैं। हालांकि अगर आप क्लैरिवेट को देखें तो उनके पास 11,000 समथिंग टाइटल्स हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा इनके पास डेटाबेस है बुक्स का। तो स्कोपस की अपनी अहमियत है, मगर उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते उसके साथ। अब जो स्कोपस में जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ये मैंने क्राइटेरिया मेंशन कर दिए, यानी उसकी समरी कि आपकी एडिटोरियल पॉलिसी क्लियर हो, ठीक है, आपका पीयर रिव्यू हो, आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ऑथर्स की, एडिटर्स की, वो हो, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो जो बेसिकली जो मेन चीज़ है जिसके बेसिस पे वो चेक करेंगे वो सेल्फ साइटेशन रेट है, यानी आपका जर्नल अपने आप को कितना साइट कर रहा है, और टोटल साइटेशन रेट है और साइट स्कोर है। ये इसके बेसिस पे वो रीवैल्यूएशन करते हैं। उसमें प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हम क्या बात समझ आ पाए ना, कि अभी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कोपस भी है ऑब्वियसली, क्योंकि हमें उसकी रिटेन रखनी है। उसकी जो अगर आप यहाँ पर थोड़ी जो उसकी स्कोपस की वेबसाइट पे जाकर जो हमारी साइटेशन और जो उसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट पैरामीटर्स लिखे होते हैं और उसमें हमारा जर्नल थोड़ा सा लैग कर रहा होता है, उसमें अगर हम थोड़ा सा हमें गाइडेंस मिल जाए कि उसको हम एनहांस कैसे करें। और वो वैसे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है बिकॉज वो काफी चीजें तो वहाँ मेंशन भी है उनकी टर्मिनोलॉजी में ज़्यादा, तो कुछ चीजें अंडरस्टूड भी है, लेकिन कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग मिस ना हो रही हो, उसमें अगर आप काइंडली गाइड कर दें कि हमारी स्कोपस में साइटेशन जो है कहाँ वीक है और उसको हम कैसे एनहांस करें। जी देखें, उसके अंदर जो इनका ये जो CSA भी है, कंटेंट सिलेक्शन एंड एडवाइजरी बोर्ड, जब आप स्कोपस में अपने आप को रीवैल्यूएट करना चाहेंगे तो ये लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, ठीक है। उन चीज़ों के अंदर ये मेन क्राइटेरियाज हैं जिसके अंदर जो जैसे क्लैरिवेट के हमने क्राइटेरियाज देखे ना, जो 28 क्राइटेरिया हैं, इनके ये बेसिक क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। अब एक तो क्राइटेरिया है अपने आप को इंडेक्स करवाना या री इंडेक्स करवाना स्कोपस के अंदर। एक ये है कि स्कोपस के अंदर अपनी रेपुटेशन को बढ़ाना, मिसाल के तौर पे Q2 से Q1 पे लेके आ जाना या साइटेशंस को इंक्रीज करना। तो आप रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को पूछ रहे हैं कि रीवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे होगा, या अपनी रेपुटेशन स्कोपस में बढ़ाने को पूछ रहे हैं? एक सेकेंड, अच्छा सर मैं बड़ा क्लियर आपको अर्ज कर दूं, कीपिंग इन व्यू द टाइम एंड आल्सो, कि यहाँ पर एक तो थोड़ी सी मुझे ये दरखास्त होगी आपसे कि स्कोपस की भी जो क्राइटेरिया है ना, अगर काइंडली आप नेक्स्ट टाइम कभी या मैं कोई ईमेल कर दीजिएगा, जैसे आपने वेब ऑफ साइंस का बड़ा अच्छे तरीके से क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, हमें समझ में आ गया और उसकी कंटेंट भी विजिबल थे, हम बाद में रेफर भी कर सकते हैं। अगर स्कोपस का भी इस तरह आप कुछ शेयर कर देना तो हमारे लिए थोड़ा सा सहूलत हो जाएगी और हम फिर अपना, क्योंकि एक होता है ना कि अभी फौरी मसला क्या, एक है बाद में मसला क्या, ठीक है। तो हमारा वेब ऑफ साइंस ये बाद का मसला है, स्कोपस हमारा फौरी मसला है, Q1 है ये, वेब ऑफ साइंस Q2 है हमारा। तो हमारा इशू अभी क्या हुआ है कि स्कोपस में हम इंडेक्स थे 2020 तक, स्कोपस हमारे आर्टिकल्स उठाता रहा। 2020 के बाद उसने हमारे आर्टिकल्स को अपलोड करना भी छोड़ दिया। वेबसाइट पे आप जाके देखिए तो आप लिखें, उसने लिखा हुआ है इंडेक्स फ्रॉम 2012 टू 2020, 21 को मेंशन ही नहीं कर रहा। उसकी जो अप्रैल में लिस्ट आई थी उसमें हम एक्टिव में थे, मई में जो लिस्ट आई उसमें ना हम एक्टिव में ना डीएक्टिव में, बल्कि दोनों में मेंशन नहीं कर रहा हमें वो। और हमारे दो इशू आ चुके हैं, मार्च में और एक जून में, उन दोनों को उसने अपलोड नहीं किया है। हमने मल्टीपल टाइम उसको ईमेल की है तो वो कह रहा है आपकी क्यू इन प्रोसेस है, अभी प्रोसेस है, तो उसका रिप्लाई भी नहीं आ रहा। तो क्या हम इंडेक्स हैं या हम इंडेक्स नहीं है? और अगर हम इंडेक्स नहीं है तो क्या हम डी इंडेक्स हो चुके हैं तो हम उसको क्लेम ही ना करें अपने वेबसाइट पे? तो ये इशू भी है। सेकंड बात ये कि हम डी इंडेक्स या डी लिस्ट क्यों हुए वो भी हमें उसने बताया नहीं है, तो किन चीजों की वजह से हुए।
एंड थिर्डली मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि उसके जो पैरामीटर्स वहां लिखे हुए हैं, आई थिंक सी आई और इस तरह के, वो उसको रीड करना, इंटरप्रेट करना, उसमें हेल्प आउट, क्योंकि उसमें हमें लग रहा है कि हम कमी थी, वो 0.0 चल रहा था और हम Q4 में थे और वो लोग चाहते हैं Q1 में आ जाए। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपसे फौरी कर लिए, माजरत के एक साथ तीनों नहीं करने चाहिए थे, लेकिन अगर हम इन तीनों पे वजाहत कर दें तो आई थिंक मेरे लिए काफी जी रिलैक्सिंग हो जी, जाएगा। मैं आपको इंशाल्लाह कुछ अरसे में आपको जो उसका डिटेल क्राइटेरिया है, जिस तरह से स्लाइड्स ये हैं, वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपके पास रिटन फॉर्म में, ईमेल के फॉर्म में आ जाएगा। एक तो स्कोपस से मुतालिक ये चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट पोजीशन में होंगे जब तक वो आपको रिप्लाई बैक ना करें कि क्यों आप विजिबल नहीं हो रहे। तो हम कोई गैस नहीं कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ यार, आपका सेल्फ साइटेशन रेट बढ़ चुका होगा या टोटल साइटेशंस कम हो गई होंगी। हम ये तो, मगर ये किसी किसी ग्राउंड की बेसिस पे नहीं होगा। तो एक्चुअल रीजन वही बताएंगे और फिर उसके बाद हम कोई रेमेडियल एक्शन कर सकेंगे। प्लीज सर, हम वो बात तो ठीक है कि वही राइट पर्सन है, लेकिन हम वेबसाइट पे जाकर हमारा स्टेटस तो देख सकते हैं ना, उनके जो जी जी पैरामीटर्स हैं, उनकी जो स्कोरिंग है वगैरह, उसको आप इंटरप्रेट करके बता सकते हैं कि देखिए आप इस स्कोरिंग में जब तक आप थे, आप इसमें बहुत लैग कर रहे थे और आपको जी जी रिटेन रखने के लिए ये करना चाहिए था। जी, वो मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूँ। मैं इंशाल्लाह उस पर वर्कआउट करके आपको शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी अभी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि कर जी सकूँ। जी बिल्कुल, अभी मैं रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, थर्ड जो बात हो रही थी, वो जो उसके पैरामीटर्स वहां मेंशन है, उनको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? पैरामीटर्स को, जी एक मिनट मैं, हाँ, स्कोपस की वेबसाइट पे किसी भी, हाँ यहाँ, हाँ, नहीं ये कोई आम तक नहीं है, तो मैंने भी नेट पे देखा था इसका। ये तो ऑथर वाइज है ना आई थिंक। जी ये ऑथर है। और अगर आप जर्नल वाइज देख लें काइंडली। सर जैसे अगर आप हमदर्द इस्लामिकस का स्कोपस का पेज अगर हाँ ओपन करें, हमदर्द इस्लामिकस स्कोपस अगर गूगल पे क्यूरी करके लिखें तो आपको पहला पेज आ जाएगा आई थिंक। तो उसको अगर हम एक्सप्लेन जी कर जी, लें। वो माइक खुला भी है, नहीं तो कुछ है। अच्छा, तो देखिए पाकिस्तानी और बाहर वालों। ये मैंने स्पेलिंग सही लिखी है? जी सर, बिल्कुल सर। सर काइंडली अगर तो आता है जब नाम लिखते हैं ना स्कोपस पे जाकर। हाँ पाकिस्तान में तो आवाज आएगी। मैंने बोला
जी 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 जी, ये बेसिकली इसके अंदर ये तो आपका कवरेज एयर आ गया, पब्लिशर आ गया, आईएसएन नंबर आ गया, सब्जेक्ट एरियाज आ गया। ये जो साइट स्कोर है, साइट स्कोर ये आपकी पर डॉक्यूमेंट, आप यही चीजें पूछना चाह रहे हैं मुझसे? जी सर बिल्कुल। जी यही पूछना चाह रहे थे। जी जी बिल्कुल। जी, ये जो जितनी चीजें मैट्रिक्स हैं, ये बिब्लियो मैट्रिक्स हैं। अब ये मैट्रिक्स जो स्टैंडर्ड हैं वो क्लेरिवेट वालों के हैं, ठीक है। कुछ स्कोपस ने अपने बनाए हुए हैं, ठीक है, सही और सर। कुछ एचईसी ने भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन से बिब्लियोमेट्रिक्स हैं जो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये स्कोपस ने कहा है कि साइट स्कोर है। साइट स्कोर एवरेज साइटेशन जो है पर डॉक्यूमेंट, उसको कहते हैं। यानी आपका एक जो जितने भी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, पर आर्टिकल उसकी एवरेज साइटेशन क्या है, उसको साइट स्कोर का नाम दिया है इन्होंने, साइट स्कोर। जो SJR है, ये SCIMA स्कीमागो जर्नल रैंक है, ये एक अलग बॉडी है जो कि जर्नल की रैंकिंग करती है, मगर इसकी रैंकिंग की कोई वर्थ नहीं है। ये Q1 Q2 Q3 रैंकिंग कर रही होती है क्वारंटाइन के हिसाब से, मगर उसकी कोई वर्थ नहीं है। वही Q1 Q2 Q3 रैंकिंग जो होती है क्लैरिवेट करेगी तो उसकी वर्थ होगी, सॉरी टू से। मगर यहाँ पे ये स्कीमागो की रैंकिंग है Q1 Q2। डॉक्टर साहब, ये जो शिकागो की रैंकिंग है ना, ये तो आपको रिटेन रखने के लिए जरूरी होती है ना। अब हम किसी बॉडी में चले गए तो अब उस बॉडी की वर्थ है इंटरनेशनल की नहीं है, ये डजंट मैटर, क्योंकि आपको अगर उसकी रिटेनशिप रखना जरूरी है तो फिर जी तो जी हमें उसकी पॉलिसीज को अडेयर करना होगा ना। जी जी, बिल्कुल आपको अडेयर करना पड़ेगा। असल में अगर आप आप एक बिब्लियोमेट्रिक पे चल रहे हैं ना, तो आप तमाम को सेटिस्फाई करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मिसाल के तौर पे आप क्लैरिवेट के अंदर रैंक नंबर 1 जर्नल है, तो आप तमाम बिब्लियोमेट्रिक्स को फॉलो करेंगे, चाहे वो कोई सा भी मैट्रिक कहीं से घुमा के लेके आ जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी ठीक बिल्कुल, है। कि वो मास्टर वो है और ये सब इसके सेकेंडरी हैं। हाँ लेकिन अगर हम हाँ, फौरी तौर पर इनको बेहतर करना चाहें तो ये ठीक बात। ठीक है, ठीक है। तो ये स्कीमागो जो है, ये स्कीमागो की रैंकिंग है। इसमें फिर Q1 Q2 Q3 ये काफी सारी रैंकिंग होती है। वो डिसिप्लिन वाइज रैंकिंग होती है जर्नल्स की, जो कि वेटेड साइटेशंस के हिसाब से होती है। उसके बाद ये एस सोर्स नॉर्मलाइज इम्पैक्ट पर पेपर है, यानी जो एक्चुअल साइटेशंस रिसीव हुई हैं रिलेटिवली उस डिसिप्लिन के अंदर, ये एक और बिब्लियोमेट्रिक है। तो ये 3 बिब्लियोमेट्रिक हैं जो कि स्कोपस जिस पे काम करता है, साइट स्कोर, SJR, SNIP, ठीक है। अब ये देख लें, जैसे ये साइट स्कोर 2020 का कैसे कैलकुलेट हो रहा है कि 2 साइटेशंस 2017 में आपको मिली हैं, अब 45 डॉक्यूमेंट्स 2017 से आपको पब्लिश हुए हैं, ठीक है। तो आपकी साइटेशन इन्होंने साइट स्कोर इन्होंने 0.0 कंसिडर किया है। साइट स्कोर ट्रैकर जो है वो 3 साइटेशंस हैं और 38 डॉक्यूमेंट्स टू डेट हैं, तो साइट स्कोर आपका 0.1 हो रहा है। अब इस हिसाब से ये ये इन्होंने आपका रैंक और परसेंटाइल बता दिया कि टोटल हिस्ट्री के डोमेन में आपकी क्या रैंकिंग है परसेंटाइल के हिसाब से, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज के अंदर। फिर आपकी और फर्दर डिटेल्स हैं, ठीक है। ये तो एक इसका मेन हो गया ना, मेन जिसे कहते हैं खुला। बता सकते हैं कि हम इंडेक्स हैं या नहीं है। इसको देख के आई थिंक एक आपको आपसे आप मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिए। मैं एक दूसरे जर्नल से इसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ। जी सर। ये बिल्कुल रखा हूँ।
नहीं सर, इसको देख के मैं अभी नहीं बता सकूंगा कि क्योंकि जो दूसरे जर्नल्स हैं वो तो 2022 तक उनकी कवरेज आ रही है। तो सर आप काइंडली बाद में इसको अपने टू डूज में लिख लें और काइंडली बाद में इसको आप हमें बता दीजिएगा हमारा स्टेटस जी अपना सर तो अगर यहाँ पर ये चीज अगर आप बाद में हमें राब्ते में तो है इंशाल्लाह आपसे हम जी जी गाइडेंस लेते रहेंगे, तो आप बाद में हमें इस पर गाइड कर दीजिएगा हमारे स्टेटस को, हो सकता है उस वक्त तक इनका रिप्लाई भी आ जाए, तो हम इस पर तो ठीक है हम आपसे बात करेंगे। अच्छा लास्ट बात ये कि हम यहाँ पर अगर कोई आपका तो फर्दर कोई ना हो तो हम यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत है लेकिन वो फिर बहुत डिटेल में है कि रिव्यू मिनिमम रिव्यू पॉलिसी क्या होगी वगैरह। नहीं, मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि आपका ये कब स्कोपस में नहीं है, क्योंकि ये 2020 तक दिखा रहा है, जबकि जो जितने भी अभी जो चल रहे हैं ना जर्नल्स में या तो वो 2022 तक या प्रेजेंट तक दिखा रहे हैं। सर तो अगर कोई जर्नल जो है वो स्कोपस में इंडेक्स नहीं है तो वो उसका पेज विजिबल रहेगा। लेकिन जिस अरसे तक वो इंडेक्स रहा तो वो तो विजिबल रहेगा ना, हिस्टोरिकल डाटा। इस तो अरसे इसमें तक तो वो उन्होंने हमें ना हमें कोई ईमेल की ना कोई हमें रिप्लाई बताया कि हमें डी इंडेक्स कर रहे हैं, और ना हमारी ईमेल का उन्होंने कोई जवाब दिया, हम राब्ते में है तो वो हमें कोई इन्फॉर्म नहीं करेंगे क्या? अच्छा, इस सवाल का जवाब ये है कि क्या जब आपने फर्स्ट टाइम इंडेक्स किया था, क्या आपने खुद इंडेक्स किया था या इन्होंने खुद आपको इंडेक्स किया था? खुद का खुद हुआ था। खुद ब खुद हुआ था ना, कि इनके स्टैंडर्ड बन रहे हैं। ये जो स्कोपस है ना, ये अभी अपने स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स बना रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी उसके तहत साइन कर रहे हैं अपने सारे जर्नल्स को, और फिर ये राब्ते कर रहे हैं, प्रोसीजर्स बना रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल सर। पहले अप्लाई कर रहे हैं फिर उसके बाद प्रोसीजर बना रहे हैं। सर वो अपने स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ स्कोपस नहीं वाले तो ना। डिफरेंस तभी तो है क्लैरिवेटर और स्कोपस में। सर ये तो फिर देखें एचईसी देखें आखिरी बात एचईसी ये कह रहा है कि आपकी जो हमने रिकग्निशन की है ना वो स्कोपस बेस की है। जब आप अगर स्कोपस से डीलिस्ट हो गया तो हमसे भी ऑटोमेटिक डीलिस्ट हो गया, सही है, चाहे आप हमारी एचईसी की वेबसाइट पे आ भी जाओ लेकिन डीलिस्ट हो गए। ये तो ऐसा ब्लाइंड डीलिस्टिंग है कि हम इसको कैसे फॉलो करें, तो एचईसी भी भाई इसको फॉलो करने का तरीका तो ये है कि हम स्कोपस वालों से रब्ता करेंगे और उसको दोबारा से री इंडेक्स करने की कोशिश करेंगे। ये तो एक पॉजिटिव सा इसका जवाब हो गया। एक नेगेटिव ये है कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, डॉन में छपा था, वो ये कहते हैं कि वो कोई भी एकेडमिक रैंकिंग को नहीं मानते। यानी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है ना कि भाई ये दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, यानी MIT नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड 2 नंबर की है, कैम्ब्रिज 3 नंबर की है, कोई रैंकिंग देता होगा ना, तो वो उस आर्टिकल में लिखा हुआ था डॉन के कि वो उस रैंकिंग को नहीं मानते। ठीक है, अब मैंने MIT की वेबसाइट पे गया, कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे दिया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाले फखरिया बता रहे हैं कि मैं हम दुनिया की दूसरे नंबर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। तो वो आर्टिकल वाला मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है पाकिस्तान के अंदर, और लोगों की वही मेंटेलिटी बन चुकी है। और कैम्ब्रिज और MIT के अंदर बाकायदा डिपार्टमेंट्स हैं जो कि प्लानिंग कर रहे हैं कि अगले 10 साल तक हम इंटरनेशनल बॉडीज में अपनी रैंकिंग कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है। सही कह रहे। तो इस HEC की रैंकिंग क्रेडिबल नहीं है। ठीक है, HEC को मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर वो दुनिया से हट के चल रहे हैं। मैं सिस्टम का हिस्सा रहा हूँ और HEC सही कह रहे। इंटरेक्शन भी रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। वो दुनिया के सामने आप नहीं चल रहे हैं, आप रिसर्च के अंदर। सही सर, बिल्कुल ये डायलेमा है। हम इसी पे अपनी बात को कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल आर वेरी मच थैंकफुल। हमारी कुछ टीम तो फिजिकल थी, कुछ हमारे टीम मेंबर्स ऑनलाइन थे, और यूनिवर्सिटी से भी हमें कुछ फैकल्टी मेंबर्स ने ज्वाइन किया था। तो इंशाल्लाह अब हम उसको जो हमने नोट डाउन किया है उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, उसमें फर्दर आपसे गाइडेंस लेंगे और आपको जहमत देते रहेंगे आपकी अवेलेबिलिटी को सामने रखते हुए कुछ ना कुछ कि हमें ये चीज शेयर करने काइंडली। तो ये आपका बड़ा नोबल सपोर्ट होगी हमारे साथ। जहां तक इसकी ट्रेनिंग की बात है तो हम उसको फिर हम आपसे कुछ सर्टिफिकेट वगैरह शेयर कर सकते हैं फॉर योर काइंड सिग्नेचर्स एंड फॉर योर एक्नॉलेजमेंट। एंड ये एक चीज ये है कि हमारी जो स्कोपस है इसको भी हमें देखना है, इन सारी चीजों को हमें देखना है, HEC को भी देखना है, और फिर वेब ऑफ साइंस के लिए अप्लाई भी करना है। तो उसकी हम प्लानिंग करते रहेंगे, जो चीज हमें कम नजर आएगी आपसे गाइडेंस लेते रहेंगे। मैं अपने टीम मेंबर से ये कह रहा था कि जो ट्रेनिंग हमें अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब हमें
फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, ये बिलियंस वर्थ रखती है। अगर हम इसको प्रॉपर्ली थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करते और उसको हासिल करने की कोशिश करते तो शायद हमें वो चीज टाइम भी ना मिलता और ये हम उसको पे भी ना कर पाते। तो ये तो आपका बहुत बड़ा हम पर एक फेवर है, तो जिसके लिए हम बर्डन है और हम्बल्ड एंड ऑनर्ड है। तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही डिटेल गाइडेंस दी। ये प्रेजेंटेशन अगर आप मुनासिब समझे तो आप शेयर कर सकेंगे ताकि हम इसको रेफरेंस के तौर पर अपने पास रखें और इसको चेकलिस्ट के तौर पर यूज करते रहें इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मैं आपसे अभी आपका ईमेल एड्रेस ले लूँगा और फिर आपको ये पूरी प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा। और अगर आप चाहें, जब भी आप चाहें कोई डिस्कशन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। ये मेरे लिए सादगी की बात होगी। मेरा विजन ये है कि पाकिस्तान के जर्नल्स भी ऐसे हों जो कि पूरी दुनिया में अपने नाम कमाएं। और खासतौर पर इस्लामिक स्टडीज के ऐसे हो जाएं जो इस्लाम जी। की खिदमत भी कर रहे हैं और वो उस पर भी हों, इससे पैरामीटर्स में भी आगे हो। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। Anything? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने Thank you, मुझे sir. मौका फराहम किया। Thank you, बहुत sir. अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वो उससे